बॉडी बनाना या फिटनेस दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? फिटनेस हर किसी के लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। आपको क्या लगता है पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़र्क है? चिकन की जगह फिश खा लिए तो खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मसाला ऐड करना है तो कर लिए, थोड़ा सॉल्ट बढ़ाना है बढ़ा लिए, थोड़ा शुगर ऐड करना है कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है ये ट्रेडिंग कहाँ से इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, भारत में इतनी तेज़ी से इसका प्रचलन कैसे आया? ये इमेज बना दिया गया कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। 99% ट्रेडर्स आर लूजिंग देयर मनी। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या चीज़ है? आपके पास 5 करोड़ रुपए, आपने स्टार्ट करा 5,000 से। अब आप उस 5,000 को रिकवर करने के लिए 10,000 डुबाते हो, 20,000 डुबाते हो, ये नंबर लाख तक जाता है, 5 लाख तक जाता है। अब लास्ट में आपके पास 1 करोड़ बचता है, आपका लॉस हो चुका है 4 करोड़ का। आपको वो 1 करोड़ जो आपके पास बचा है ना, आप वो नहीं समझते हो कि मेरे पास 1 करोड़ बचा है, आपको ये दिखता है कि मेरा 4 करोड़ डूब गया है, अब ये भी चला ही जाए। आपने हर्षद मेहता का मेंशन किया था, उनके समय से लेकर के अभी तक एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बुल एंड बियर मार्केट। बुल एंड बियर मार्केट। बुलिश मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बुल बियर मार्केट मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। लोगों का ये मानना भी है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा, बहुत हेवी सेटअप होना चाहिए। एक अच्छा स्क्रीन होना चाहिए जिसमें कि आप मॉनिटर कर पाओ, दैट्स इट। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, दैट इज एनफ। हम आपको कह सकते हैं कि आप खुद एक सेल्फ मेड बिलियनियर या मिलियनियर हैं। बोल सकते हैं, आई वाज अ मिलियनियर एट द एज ऑफ 20 ओनली। ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो न्यू बिगनर्स या ट्रेडर्स मैक्सिमम करते हैं जिनकी वजह से उनको लॉस होता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, जैसे कि 10,000 लगा के लाखों कमा सकते लाखों। हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा टू अचीव योर ड्रीम लाइफ। अभी तक का आपका एक दिन का सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सबसे ज्यादा लॉस कितना गया है? द भौकाल शो के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे झारखंड धनबाद के एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अभी हाल ही में झारखंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब जीता है। इसके साथ साथ वो एक ट्रेडर भी हैं। जल्द से जल्द इस एपिसोड को शुरू करते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, इस एपिसोड में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो में फीचर करने के लिए। भैया सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको बतौर ट्रेडर जाना चाहिए या फिर बतौर एक बॉडी बिल्डर या फिर एक पावर लिफ्टर? जो आप ट्रेडर या जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई डू फॉर लिविंग। मैं वो पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, और जो मैं बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, दैट आई डू पैशनेटली, आउट ऑफ पैशन मैं वो कर रहा हूँ, वो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो आपका ये पावर लिफ्टिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ भैया? मैं स्कूल टाइम से जिम जाता था, और उस एज में एट द एज ऑफ 16-17 मैक्सिमम ऑफ द बॉयज़ वांट टू बी मोर मैस्कुलिन, जैसे कि फिजिकली या किसी भी चीज़ में मोर मैस्कुलिन बनना चाहते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दे कैन टेक इज़ लाइक गोइंग टू जिम एंड बिल्डिंग मोर मसल्स। अराउंड 2020-21 मेरे को पावर लिफ्टिंग के बारे में पता चला कि ऐसा भी कोई स्पोर्ट है जहाँ पे हम लोग हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं एंड कम्पीट कर सकते हैं। सो वहाँ पे मैंने कम्पीट करना स्टार्ट करा। अभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, यूथ में हम देख सकते हैं काफ़ी लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि बॉडी बनाना या फिटनेस दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? फिटनेस हर किसी के लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। अगर आप एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हो, क्वालिटी लाइफ, यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, आप पैसे कमा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, तो आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है एंजॉय करने के लिए। कोई भी अगर किसी स्पोर्ट को लेके पैशनेट है या उस चीज़ में इंटरेस्ट है या उस चीज़ में लेके वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। बट फिटनेस इज़ फॉर एवरीबॉडी। फिर आप वो उसके लिए जिम जाओ या योगा करो, कैलिस्थेनिक्स करो, या सुबह उठ के रनिंग करो, या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो, फिटनेस ज़रूरी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे पावर लिफ्टिंग के बारे में। आपने बताया कि आप ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर से आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। पावर लिफ्टिंग में 4-4 साल ऑलमोस्ट 4 साल से आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़र्क है? इन दोनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैंने दोनों चीज़ कर रखा है, जैसे कि ज़्यादा ऐसा तो मैं पावर लिफ्टिंग ही कम्पीट करता हूँ, बट एक शॉट मैंने बॉडी बिल्डिंग को भी दिया था लास्ट ईयर। वो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा था। मैं सुबह उठता था, एम्प्टी स्टमक 1-1.5 घंटा कार्डियो करता था, पूरे दिन बस चिकन चिकन चिकन, कोई टेस्ट वाला फूड नहीं वो खाना खा रहा हूँ। फिर शाम को आ रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ विथ वेरी लो एनर्जी लेवल्स, एंड देन आफ्टर आई एम डूइंग माई कार्डियो, एंड ऐसे स्लीप ख़त्म हो जाता है, ऐसे नींद नहीं आता है रात को, इंसोम्निया फील होता है। मेरे लिए वो टफ था, बट लोग
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए पावर लिफ्टिंग ज़्यादा टफ है एंड बॉडी बिल्डिंग उनको ज़्यादा पसंद है, वो उसी से ज़्यादा प्यार करते हैं। उस प्रोसेस जो प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग का वो अलग है एंड पावर लिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो अलग है। हर पर्सन के लिए वेरी कर सकता है उसका टेस्ट, उसका पैशन, उसका इंटरेस्ट। सो हर पर्सन के लिए वो चॉइस डिफरेंट होगा। जैसे मेरे लिए पावर लिफ्टिंग ईजी नहीं बोल सकता, मेरे को ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस पर भी पेन है। जब हम प्रेप पे रहते हैं, पीकिंग करते हैं, सो एवरी वीक हमारा लोड बढ़ता है, बट जो हमारा बॉडी कंडीशन है ना वो और टूटता जाता है। मतलब हमारा बॉडी और टूट रहा है, हमारे बॉडी में पेन बढ़ रहा है, सोरनेस बढ़ रहा है, हमारे जॉइंट्स और ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, बट स्टिल वी हैव टू पुश द लोड। हमें लोड बढ़ाना ही है, बढ़ाना है, उस पर कोई ऑप्शन नहीं है। इंजुरीज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इंजुरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ झारखंड का जो कंपटीशन मैंने करा था, जो कम्पीट करा था मैंने, उसी दिन हमारा टोटल 9 लिफ्ट होता है एंड 3 स्क्वाट, 3 बेंच एंड 3 डेडलिफ्ट। तो जो मेरा स्क्वाट का सेकेंड अटेम्प्ट था उसी समय मेरा बैक इंजर्ड हो गया था, बट उस समय बॉडी हीट रहता है, पता नहीं चलता। बट वहाँ से निकलते के साथ मैं रूम पे पहुँचा, मेरे को इतना पेन कि मैं लेट नहीं सकता हूँ बेड पे, मैं अपने बैक को स्ट्रेच नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इंस्टेंटली फिजियो के पास गया हूँ, इतना पेन मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। पेन किलर खा के मैं गया शाम को मेडल एंड ट्रॉफी वगैरह लेने के लिए। सो ये चीज़ है। अब बॉडी बिल्डिंग में भी क्या होता है कि वो जो कंडीशन होता है जब लोग स्टेज पे चढ़ते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, 2 दिन से 3 दिन से पानी भी नहीं पी रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में वो स्टेज पे चढ़ते हैं, बहुत कोई चक्कर खा के गिर जाता है, बहुत कोई हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत मतलब होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि स्टेज पे कोई चक्कर खा के गिर गया। सो दोनों का चीज़ अलग है। तो आपको ज़्यादा ये पावर लिफ्टिंग पसंद है? पावर लिफ्टिंग पसंद है। और एक एडवांटेज जैसा कि मेरे को एज अ पावर लिफ्टर फील होता है कि जैसा कि मैं 93 kg में कम्पीट कर रहा हूँ, पहले मैं 83 में कम्पीट करता था। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू द डाइट, मैं हर दिन चाहूँ तो मैं एक बर्गर खा सकता हूँ, एक आइसक्रीम खा सकता हूँ, एंड इफ आई एम एबल टू मेंटेन माई बॉडी वेट आई कैन डू दिस एवरी डे। बट अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो उस पर ये चीज़ नहीं चलेगा, नहीं चलती, उसमें स्पेशली फोकस डाइट पर आता है। लेकिन फिर पावर लिफ्टिंग वही बात, अगर आपको पेन है, कुछ भी है, यू विल हैव टू डू द स्क्वाट, यू विल हैव टू डू द बेंच, यू विल हैव टू डू द डेडलिफ्ट। बट बॉडी बिल्डिंग में आपका हर मूवमेंट का अल्टरनेटिव है। आपसे ये नहीं हो रहा था, आप दूसरा कर लो, आपको मसल ट्रिगर करना है नहीं हो, बट इसमें कंपाउंड मूवमेंट आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको कंपटीशन में वही करना है। जैसे अभी आपने बताया कि बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों ही में अगर हम लोग देखें तो डाइट का जो एक होता है एक बहुत अहम रोल होता है, राइट? डाइट का एक बहुत अहम रोल होता है। तो इस चीज़ के लिए खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं कि इसी पर्टिकुलर डाइट पे मेरे को रहना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा या इससे ज़्यादा कम नहीं जाना? ये चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट या बहुत ज़्यादा क्लीन डाइट आपको बॉडी बिल्डिंग में रखना होता है। पावर लिफ्टिंग में आप थोड़ा बहुत स्विच भी कर सकते हैं। आज आपको मन किया रोटी का जगह चावल खा लिए तो खा लिए, ब्रेड खा लिए तो खा लिए, चिकन की जगह फिश खा लिए तो खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मसाला ऐड करना है तो कर लिए, थोड़ा सॉल्ट बढ़ाना है बढ़ा लिए, थोड़ा शुगर ऐड करना है कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। केचप डालना है डाल लिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पावर लिफ्टिंग में। बट बॉडी बिल्डिंग में आपको वही चीज़ खाना पड़ेगा। ये झारखंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेन जो ये कंपटीशन के बारे में अभी आपने बताया, जो हाल ही में आपने जीता है, इस स्टोरी के बारे में हमें बताइए भैया कि कैसे आपने शुरू किया, क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और किस तरह से एक युवा अगर आज के डेट में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ झारखंड या इस तरह का कोई खिताब जीतना चाहता है या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो वो कैसे आगे बढ़े, शुरुआत कैसे करे? अभी जैसे स्टार्टिंग में मैं जिम में था, जिस जिम में जाता था वहाँ पे मेरे एक जो ट्रेनर थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे एक रैंडम किसी जिम में छोटा मोटा कंपटीशन हो रहा है, तुम चाहो तो वहाँ पे जाके एक बार यू कैन गिव इट अ ट्राई। सो मैं वहाँ गया, वहाँ कंपटीशन हुआ एंड मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो काफ़ी स्ट्रांग हूँ, काफ़ी अच्छा मैं लिफ्ट करता हूँ। आई डिड 170-180 kgs ऑफ डेड लिफ्ट विद बॉडी वेट ऑफ 83 kgs एंड वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे से कम बॉडी वेट के बच्चे मतलब मेरे से भी कम उम्र के, they are lifting more than me. Like someone is 60 kgs and 18-19 years old and they are deadlifting 160 kgs. So मेरे लिए वो चीज़ था कि यार ये तो बहुत लोग आगे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, मेरा तो बहुत कम है। जैसे मैं जिस जिम में था वहाँ पे तो वो नंबर बहुत बड़ा था, बट पावर लिफ्टिंग के टर्म्स वो नंबर बहुत ज़्यादा छोटा था। सो वहाँ पे फिर मेरा इंटरेस्ट आया कि नहीं यार मेरे को 200 का डेडलिफ्ट करना। 200 वाज अ वेरी बिग नंबर फॉर मी और आज के टाइम पे वही नंबर 300 पहुँच गया है। मेरा 290 का डेडलिफ्ट है एंड 300 आई कैन डू इन द वेरी नेक्स्ट प्रेप। मतलब जो मेरा वेट आपने 300 टच किया अभी तक? नहीं अभी नहीं किया, 290 अभी आपने टच किया। बट जो नेक्स्ट प्रेप होगा मेरा उसमें मैं फॉर श्योर, अगर इंजरी मेरा सही हो जाता है सो फॉर श्योर इट विल गो ओवर 300। अब जैसा मेरा वो पहला कंपटीशन था तो वो बहुत छोटा लेवल पे कंपटीशन हुआ था, जिम में ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद फिर 1-2 फेडरेशन का गेम खेला मैंने, वो भी मतलब लोकल फेडरेशन थे। नाउ अभी जो मैं झारखंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल लिया हूँ वो लिया हूँ मैं पावर लिफ्टिंग इंडिया के फेडरेशन में कम्पीट करके, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फेडरेशन है इन टर्म्स ऑफ पावर लिफ्टिंग। उसमें सबसे ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं और उसका स्कोर बोर्ड सबसे हाई है कह सकते हैं, मतलब वो एक बेंचमार्क है। इस तरह के स्पोर्ट्स में डाइटिंग का बहुत अहम रोल रहता है। तो जब आप इस तरह के कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका डाइट प्लान कैसा रहता है?
किस तरह से आप अपना डाइट प्लान करते हैं? जब मैं कंपटीशन का नज़दीक हो तो सबसे पहले मेरे को अपना बॉडी वेट मॉनिटर करना पड़ता है कि मेरा बॉडी वेट कहीं मेरे कैटेगरी से ऊपर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस मेरे को कुछ कैलोरीज कट करना पड़ता है और उस हिसाब से मेरे को मैक्रोज एडजस्ट करना पड़ता है। और इंग्रेडिएंट्स रहेंगे ऐसे कि जो कि ईजिली डाइजेस्टिव हो, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, तो वैसे इंग्रेडिएंट्स मैं चूज़ करूँगा। जैसे कि चिकन हो गया, अब वहाँ पे मैं मटन प्रेफर नहीं करूँगा, राइस प्रेफर करूँगा, ठीक है। मैं कोई ऐसा ग्रेन प्रेफर नहीं करूँगा जो कि डाइजेस्ट करने में मेरे को बहुत लंबा टाइम लगे या बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेट उसका कम हो। उस टाइम पे आदमी डाइट को लेके थोड़ा सीरियस भी हो जाता है। मेरा थोड़ा डाइट बढ़ जाता है, मेरा सप्लीमेंट्स ऐड होने लगता है। हम स्लीप के लिए सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, स्ट्रेस के लिए सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, रिकवरी के लिए सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, कोई मेडिसिन भी अगर हो रहा है तो मेडिसिन का भी यूज़ कर रहे हैं। उसमें मेरा गोल ये रहता है रिकवरी और बॉडी वेट को मेंटेन करना। तो मैक्रोज को हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे कि प्रोटीन मेरे को थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को रिकवरी ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे। अब हम वर्कआउट करने जा रहे हैं तो उससे पहले कार्ब्स लोड करेंगे, सॉल्ट लेंगे, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ट्रेनिंग में। आप धनबाद में रहते हैं भैया जी। और धनबाद पूरे झारखंड में फेमस है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, हम कह सकते हैं पूरे भारत में फेमस है, क्योंकि ये कोल कैपिटल कहा जाता है धनबाद को। और यहाँ ब्लैक डायमंड यानी कोल जैसे खनिज पदार्थ का उत्पादन होता है यहाँ पे। आपको कैसा लगता है धनबाद शहर? बहुत अच्छा है। मतलब मैं जैसे कि और भी जगह में जाता हूँ, धनबाद इज़ नॉट द कैपिटल सिटी, स्टिल व्हेन आई सी प्लेसेस लाइक कराची एंड ऑल, तो मेरे को लगता है कि धनबाद काफ़ी डेवलप्ड जगह है, अच्छा है। आगे और डेवलपमेंट वहाँ होना बाकी है? अब भी हो रहा है, अभी हो रहा है, अब भी हो रहा है। और धनबाद का मार्केट प्लेस आई गेस रांची से ही बड़ा है। मतलब नए लोग वहाँ, अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल सकती है उनको, ऑब्वियसली। अब आते हैं भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं आज के डेट में। तो ये ट्रेडिंग का ये जो दौर है ये कैसे शुरू हुआ? आपको क्या लगता है ये ट्रेडिंग कहाँ से इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और भारत में इतनी तेजी से इसका प्रचलन कैसे आया? अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने टर्म यूज किया पैशनेट, दे आर नॉट पैशनेट, दे आर एग्रेसिव, दे जस्ट वांट टू मेक मनी। डिफरेंस समझाएंगे? इसके बीच में डिफरेंस है कि पैशनेट होता है कि मैं उस चीज को प्यार करता हूँ, मैं उस चीज को सीखना चाहता हूँ। बट मैं एग्रेसिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका गोल एक ही है कि मेरे को अमीर बनना है, पैसा कमाना है। क्योंकि सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसा ये इमेज बना दिया गया कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, काफी फ्लेक्स करते हैं वो। हाँ, काफी फ्लेक्स करते हैं, वो तो उनका धंधा है, वो रियलिटी नहीं है। द रियलिटी इज कि 90% 99% ट्रेडर्स आर लूजिंग देयर मनी। ऐसा भी केसेस है कि जो जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स खत्म कर दी ट्रेडिंग में विद इन फ्यू डेज। रीजन ये है कि इट्स वेरी क्लोज टू गैम्बलिंग। जब आपको नॉलेज नहीं, आपको समझ में नहीं आता, यू आर बीइंग एग्रेसिव, ये आपके लिए गैम्बलिंग हो जाता है। फर्स्ट यू लूज लाइक 5-10,000, देन यू बेट बिगर अमाउंट कि मैं वो भी रिकवर कर लूंगा। अब बिगर अमाउंट या छोटा अमाउंट कुछ भी हो, आप पहले एक छोटा अमाउंट लूज करते हो, उसको रिकवर करने के चक्कर में ना आप अपना सारा कैपिटल खत्म कर देते हो। लेट्स से आपके पास 5 करोड़ रुपए, आपने स्टार्ट करा 5,000 से, अब आप उस 5,000 को रिकवर करने के लिए 10,000 डुबाते हो, 20,000 डुबाते हो, ये नंबर लाख तक जाता है, 5 लाख तक जाता है। अब लास्ट में आपके पास 1 करोड़ बचता है, आपका लॉस हो चुका है 4 करोड़ का। आपको वो 1 करोड़ जो आपके पास बचा है ना, आप वो नहीं समझते हो कि मेरे पास 1 करोड़ बचा है, आपको ये दिखता है कि मेरा 4 करोड़ डूब गया है, अब ये भी चला ही जाए, या तो मेरा 4 करोड़ आ जाए या तो चला ही जाए। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। और ये चीज आदमी जुए में भी करता है जी। एंड एग्रेसिव बोलने का मतलब ये है कि पीपल आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग। उनको सीखना नहीं, उनको मतलब नहीं कि क्या है ट्रेडिंग, उनको मतलब ये है कि मेरे को चाहिए पैसा, आई वॉन्ट टू बी रिच। अभी जैसे मेरे आस पड़ोस के लड़के हैं, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करते हैं कि भैया मेरे पास 20,000 कैपिटल है, क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? अब सोशल मीडिया पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे या पेपर पे, जो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म जहाँ भी है, वहाँ पे जो भी ब्रोकर्स हैं, ठीक है, या भी कोई भी बंदा जो इस फील्ड से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको यही बोलेगा कि अगर आपके पास 500 रुपए हैं तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ट्रेड करोगे 500 रुपए से तो उसका तो धंधा बनेगा ना, आपका क्या होगा उससे, उसको कोई मतलब नहीं। आप 500 रुपए का ट्रेड करो, उसमें से 100 रुपए वो कमा लेगा। सो अब वहां से ये माइंडसेट आता है कि भाई हम तो 500 में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारे पास तो 20,000 कैपिटल है। सो ट्रेडिंग जो है वो कभी भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकता, नेवर एवर। अगर कोई ये सोचता है कि मैं पढ़ाई या अपने जॉब को, आजकल इंस्टाग्राम पे जो फिन इन्फ्लुएंसर्स है, उन्होंने ये भी बहुत बड़ा ब्लफ बना रखा है कि यू कैन लीव क्विट योर जॉब। अगर आप ट्रेडिंग सीख जाते हो तो आप अपना जॉब भी क्विट कर दोगे। आपकी जो मंथली सैलरी है वो आप एक दिन में प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन जो आपकी मंथली सैलरी वो आप एक दिन में डुबा भी सकते हो। जी बिल्कुल। वो चीज़ कोई नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा, कोई नहीं बोलेगा तो फिर उससे कोर्स कौन खरीदेगा, उससे सीखेगा कौन, उसका सर्विसेज कौन लेगा, उसके लिंक्स अकाउंट कौन ओपन करेगा, क्यों करेगा अगर वो ये बात बोल देगा तो। बट दिस इज द रियलिटी एंड 90% केसेस में ये होता है।
जिसकी बात हम नहीं करते हैं, जो 1% केसेस में होता है जो कि प्रॉफिटेबल, हम बात सिर्फ उनकी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको अपना धंधा चलाना है, अपना कोर्स बेचना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपनी सर्विसेज बेचनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी 90% जो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं उनमें से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो होते हैं वो अपने या तो उन्हें अपना कोर्स प्रमोट करना होता है या फिर इस तरह की कोई अभी चीजें जो मेरे पास एक रील आया था आपके यहाँ आने से पहले, जी तो मैंने उसको सेव करके रखा था। ये कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू बी। ड्रीम कार आप ड्राइव कर रहे हो और मैं 1 करोड़ 30 लाख का ये ड्रीम कार मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और ये सब हो रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग की मदद से, जो कि मैं डेली का $1000 $2000 कमा रहा हूँ। और लाइव ट्रेडिंग से मेरा देखो यहाँ पे $400 कुछ का अभी प्रॉफिट चल रहा है लाइव। ये जो $1000-2000 कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप लोग भी अपने लाइफ में कमा सकते हो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कमेंट करना है ट्रेडिंग, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कमेंट करना है ट्रेडिंग, सारा इन्फॉर्मेशन आपके डीएम में आ जाएगा। अब जो बंदा इसको देख रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख का मेरा ड्रीम कार है एंड आई एम ड्राइविंग, क्यों हो पा रहा है? क्रिप्टो ट्रेडिंग की वजह से हो पा रहा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में किसी का 1 करोड़ 30 लाख डूब भी सकता है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग से 1 करोड़ 30 लाख कमाने के लिए कितना बड़ा कैपिटल चाहिए। क्या होता है भैया ये क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्या चीज है? क्रिप्टो करेंसी एक होता है, ऑनलाइन करेंसी है, ठीक है, ऑनलाइन करेंसी। इसका कोई बेस नहीं है, आपको जमीन पे नहीं मिलेगा। ऑल्दो इसकी वैलिडेशन है आज के टाइम पे, आप बहुत जगह आप क्रिप्टो से पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, वैलिडेशन है उसकी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फालतू चीज़ है, ब्लफ है, बट मेरे को आज तक उसका उतना बेस समझ में नहीं आया। यू कैन ट्रेड, यू कैन हैव क्रिप्टो, यू कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, ठीक है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, जब हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो आई एम इन्वेस्टिंग ऑन अंबानी के बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग ऑन सम क्रिप्टो करेंसी, आई डोंट नो हु इज द पर्सन बिहाइंड दैट, आई डोंट नो द बिजनेस बिहाइंड दैट। अब रिलायंस जो है इंडिया का इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। जिस दिन रिलायंस डूब गया उस दिन इंडिया डूब जाएगा, जिस दिन टाटा डूब गया उस दिन इंडिया डूब जाएगा। तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन रिलायंस और टाटा डूब गया उस दिन मेरा पैसा बैंक में भी सेफ नहीं है जी, उस दिन मेरा घर में रखा कैश भी सेफ नहीं है, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो ही जाएगी। बट क्रिप्टो का बोलना मुश्किल है, बट स्टिल यू कैन इन्वेस्ट। आपको कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए, बट आप ऐसा भी ना करो कि आपके पास 2 लाख रुपए पड़े, आपने सीधा उठा के क्रिप्टो में डाल दिया। यू कैन डाइवर्सिफाई। आपके पास 2 लाख रुपए, आपने 10,000 क्रिप्टो में डाला, 10,000 कहीं डाला, 10,000 कहीं डाला। सो अभी जो इस बंदे का मैं बात कर रहा हूँ कि 1 करोड़ 30 लाख मैंने बनाया, ठीक है। अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, जिनकी मैं लेजेंडरी ट्रेडर इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं वॉरेन बफे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, सो इनका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो बहुत कम है, एनुअली या फिर डेली या फिर मंथली, बहुत कम है। बट आज के टाइम पे जो ये सब क्रिप्टो ट्रेडर्स, ये सब जो 1 करोड़ 30 लाख की जो गाड़ी चला रहे हैं, इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। ये लोग एक दिन में पैसे डबल कर रहे हैं, ये लोग महीने भर में पैसे डबल कर रहे हैं, ठीक है। साल भर में भी पैसा डबल करना बहुत बड़ा बात होता है। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि रिलायंस के जो हमारे मालिक हैं अंबानी जी या फिर अडानी जी, ठीक है, ये लोग साल भर में कितना प्रॉफिट कर रहे हैं अपने बिजनेस से? 10% 20% जी, या कोई 40-50 भी कर ले रहा है, बट ऑन एन एवरेज 10-20% से ऊपर नहीं जा रहा है जी, उनके पास फंड है, उनके पास इंटेलिजेंस है, वो तो रिसर्चर हायर कर सकता है बिल्कुल कि रिसर्चर आओ भाई, मेरे को जितना सैलरी चाहिए मेरे से ले लो, मेरे को बताओ कौन सा स्टॉक खरीदना, कौन सा स्टॉक बेचना है। जी, बिल्कुल। क्यों नहीं कर रहा है वो क्यों जियो का फाइबर बैठाया 5 साल तक? इतना बड़ा रिस्क लेना कि 3-4 साल जियो फाइबर बैठाने में लगाओ, नेटवर्क लगाने में, उसके बाद उन्होंने ऑफिस सेटअप करा, उसके बाद उन्होंने 1 साल फ्री डेटा दिया, क्यों? वो तो काफी दिन तक लॉस में चले, क्यों? अगर इतना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये जो कह रहा है कि एक दिन में मैं $1,000-2,000 कमा रहा हूँ, कितना कैपिटल है इसके पास? अंबानी का तो 1% भी नहीं होगा, 0.0001% भी नहीं होगा। जी, ऑलमोस्ट अभी पूरे इंडिया में मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में काउंटेबल है अंबानी अडानी। तो वो लोग साल का 10%, 15%, 20% कमाने के लिए इतना क्यों तामझाम कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ फोन में एक ट्रेड से बाय और सेल करके, अगर छोड़ो ना, मैं 100% 200% की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, साल का अगर 10, 15, 20% भी बन रहा होता तो ये वही करते। क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई तो बात है कि वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनके पास ये आइडिया ही नहीं आया आज तक। आपको क्या लगता है ये जो पूरा गेम चल रहा है ट्रेडिंग का, ये एक्चुअली में है क्या? क्या ये एक ब्लफ किया जा रहा है? ये एक ब्लफ किया जा या फिर रहा है। क्या इसके पीछे पूरा गेम क्या चल रहा है अभी, आपको क्या लगता है? आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके पैसा कमा सकते हो, प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट ये लोग जो बता रहे हैं, जो परसेंटेज, जो फिगर्स ये सामने लाते हैं ना, दैट इज वेरी मच अनरियलिस्टिक। मैंने भी एक दिन में 8-8, 10-10 लाख का प्रॉफिट किया हो, क्या मैं वो घर लेके गया हूँ? नो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एक दिन में मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया, सो मंथली 30 डेज, ठीक है, 3 करोड़, मैं 3 लाख भी अगर लेके चला जाऊँ घर, तो मेरे लिए बहुत बड़ा विन है वो। अगर मैंने किसी एक दिन, महीने में किसी एक दिन भी मैंने अगर 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया और मंथ एंड में कंसिस्टेंट हो गया, अगर मैं 3 लाख रुपए घर लेके जा रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ा विन है, ठीक है। हालांकि अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूँ तो लूजर साउंड करूंगा, बट दिस इज द रियलिटी।
नहीं, ये आज अगर मैं 10 लाख प्रॉफिट हो रहा तो कल को मेरा 10 लाख का लॉस भी हो सकता है। ट्रेडिंग के टर्म्स में बहुत कोई कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिवॉर्ड इज द टारगेट एंड रिस्क इज द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर किसी को समझ में आता है कि वो स्टॉप लॉस एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पे मैं अपना लॉस को कट कर दूंगा। जैसे कि अगर मैंने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा है तो मैं 90 का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस लूँगा, ठीक है, कि मेरा 10 रुपये का ज़्यादा लॉस होगा तो मैं एक स्टॉप लॉस ये लगा देता हूँ। तो ये ऑनलाइन गुरुज ये सब चीज़ सिखाते हैं कि ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस, ऑलवेज यूज अ टारगेट, ऑलवेज मेंटेन अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ऑल ऑफ दिस डू एग्जिस्ट, बट वो जैसा बताते हैं ऐसा वो रियलिटी में काम नहीं करता। अगर कोई ट्रेडर जो ट्रेड करता है वो मेरा वीडियो अगर अभी मेरी बातें सुन रहा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि जितनी बार भी उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा हर बार उनका स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा होगा, या फिर 90% ऑफ टाइम में स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा। अब नाउ दे से कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 50 रुपये का टारगेट। मार्केट को थोड़ी पता है आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खेल रहे हो। मार्केट के लिए तो दोनों साइड खुला है जी, है ना। वो ऐसा थोड़ी बोले है कि नहीं अगर मैं गिर रहा हूँ तो 5 ही रुपये गिरूंगा और अगर बढ़ूंगा तो 50 रुपये बढ़ूंगा। उसके लिए दोनों चीज़ बराबर है। 90% ट्रेडर्स क्या फेस करते हैं, ये सब स्टॉप लॉस एंड जो ब्ला ब्ला चीज़ें हैं, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर जैसे कि मतलब अगर आपको पता होगा या जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ब्रोकर के पास होता है। हम लोग डायरेक्ट एक्सचेंज के पास से ट्रेड नहीं लगा सकते। सो अब ब्रोकर के पास सारा डेटा होता है कि कितने सारे ट्रेडर्स ने किस स्टॉक पे किस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाया है। मतलब ये डेटा उनके पास ऑलरेडी ये डेटा ब्रोकर के पास है। अब मान लेते हैं 3-4 ब्रोकर इकट्ठा होगा या एक ही ब्रोकर जो बहुत बड़ा ब्रोकर है, बहुत सारे अकाउंट से। ये अनएथिकल चीज़ है बट ये होता है। जब देखें कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे इतना सारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है इस प्राइस पे, वो अपना साइड से ट्रेड लेते हैं, इनसाइड ट्रेड चलता है, या कोई बड़ा इन्वेस्टर होता है, ठीक है, गन ट्रेडर जिनको बोलते हैं, शूटर बोलते हैं, या कुछ भी उनका अपना टर्म होता है, जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल साइज होता है, वो आपका स्टॉप लॉस खा जाएंगे। आप बाई कर रहे हो वो सेल करेंगे, आप सेल कर रहे हो आप बाई करेंगे, आपका स्टॉप लॉस खा जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस उनका टारगेट होता है। ये अभी जो आपने बताया बाय और सेल, इस पे भी काफी विवाद चलता है ये ट्रेडिंग में। नहीं, मैं बाय एंड सेल कर रहा हूँ। जैसे बाय इज लाइक यू आर बाइंग समथिंग, आप किसी चीज को खरीद रहे हो। अगर आपने 100 रुपये में खरीदा, आपका 110 जाएगा तो आपका 10 रुपये का प्रॉफिट है। एंड सेलिंग इज लाइक आई एम टेलिंग शॉर्ट सेलिंग। ओके, आपकी एंट्री सेल से होती है, आप पहले सेल करते हो उसका बाद बाय करते हो। जैसे आपने 100 रुपये में सेल कर दिया, ठीक है, अब वो अगर 90 पे जाता है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आपने अगर बाई किया 100 रुपये में और आपने 90 का स्टॉप लॉस लगाया, तो अगला बंदा जो बड़ा फंड साइज लेके बैठा है, जिसको ब्रोकर डेटा देता है, वो 100 रुपये पर शॉर्ट करेगा, शॉर्ट सेल करेगा और 90 रुपये का टारगेट लगाएगा। और अल्टीमेटली लॉस मुझे ही होगा। छोटे ट्रेडर को होगा ऑब्वियसली। छोटे ट्रेडर को थोड़ी पता है बड़ा ट्रेडर क्या कर रहा है, लेकिन बड़े ट्रेडर को सब पता है छोटा ट्रेडर क्या कर रहा है। उनके पास पूरा आप डेटा लगाते रहो, स्टॉप लॉस लगाओ, सीखो ऑनलाइन कोर्सेज से, गुरु से कि स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। ये चीज़ कभी काम नहीं करता है। और जो भी आप ऑनलाइन कोर्सेज सीखते हो उसमें प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट रीडिंग एंड एवरीथिंग, ये सारे जो टर्म्स यूज होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर ब्लफ। अभी आपको सिखाया जाएगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइंस। ये सारा क्या है, एक जोन है या एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज है जिसपे पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा बिहेव करता है, या पास्ट पे उसने सेम बिहेवियर 3-4 बार दिया है, तो हम उस प्राइस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या सिखाएंगे कि जैसे कि अब एक सपोर्ट एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहां पे जैसे प्राइस किसी स्टॉक का फॉल कर रहा है, 100 रुपये पे अभी स्टॉक चल रहा है, 90 रुपये पे उसको सपोर्ट है, तो क्या होगा कि 90 रुपये पे स्टॉक आता है और 90 रुपये से रिवर्स ले जाता है। पास्ट में 3-4 बार ऐसा हो चुका है। अब 90 रुपये को हम लोग सपोर्ट मान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर का मार्क होता है, ऊपर का प्राइस होता है। जैसे 100 रुपये है तो 110 का रेजिस्टेंस है, 100 से जब भी स्टॉक 110 पे जाता है वहां से रिवर्स हो जाता है। अब 2-3 बार ऐसा हो चुका है तो हमने उस प्राइस को नोट कर लिया कि ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। नाउ आपका गुरु आपको ये सिखाया कि इफ द स्टॉक इज फॉलिंग विल नोट द रेजिस्टेंस, नियरेस्ट रेजिस्टेंस, एंड उस पर अगर प्राइस रिवर्स जाता है सो विल गो फॉर अ बाय ट्रेड। ओके, हम बाय करेंगे, ठीक है। या फिर अगर उस प्राइस को तोड़ देता है कि जैसे अगर 100 रुपये स्टॉक है और 90 रुपये का रेजिस्टेंस है, तो 90 के नीचे अगर गया तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और अगर 90 से वापस 91-92 चला गया तो हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। अब दोनों केस में हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे 90 से अगर प्राइस ऊपर जाने लगा 91-92, तो 91-92-93 पे हमने बाय करा और स्टॉप लॉस लगा दिया 83 पे। या फिर अगर उस प्राइस पॉइंट को ब्रेक कर जाता है और नीचे आने लगता है तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि 90 से नीचे गया 89, 88, 87, तो उस प्राइस पे हमने सेल करा एंड स्टॉप लॉस लगा 91-92 या 90 से ऊपर का कोई भी प्राइस, ठीक है। तो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज कि सारे सिनेरियोज को वो कवर कर ले रहे हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है, इफ द स्टॉक हिट्स अ पर्टिकुलर प्राइस, तो वहां से पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो वहां से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा।
तीसरा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब दोनों केस में आप स्टॉप लॉस भी लगा रहे हो, तो वहां से जैसे कि अगर वो रिवर्स लेता है, ऊपर जाने के बजाय वो नीचे भी जा सकता है, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर वो नीचे जा रहा है तो नीचे से वो रिवर्स लेके ऊपर भी जा सकता है। इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रेंड फॉलो ना करके आपका प्रेडिक्शन को या आपके एनालिसिस को या आपका एक्सपेक्टेशन को फॉलो ना करके वो उल्टा जा सकता है, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो सारे सिनेरियोज तो आपने कवर कर लिया, बचा क्या फिर? तो आप कर क्या रहे हो? आप एनालिसिस क्या कर रहे हो? आप प्रेडिक्ट क्या कर रहे हो? है ना, आप क्या निकाल क्या रहे हो? आप कंक्लूजन आपका क्या है? कुछ भी नहीं। कहीं भी जाए आपको बस, अब जो ट्रेडर है, बिगनर, उसको समझ में आ रहा है अरे यार सर तो मेरे को सिखा दिया, यहाँ से रिवर्स जाएगा तो मेरे को बाय करना है, नीचे जाएगा तो सेल करना है, दोनों को इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो इन चारों के अलावा तो कोई सिनेरियो बच भी नहीं रहा है। या तो मेरी गाड़ी आगे जाएगी, या तो मेरी गाड़ी पीछे जाएगी, या तो मेरी गाड़ी दाएं जाएगी, या तो गाड़ी मेरी बाएं जाएगी, और चारों में से कहीं भी जाए मेरी गाड़ी ठुक सकती है। तो मेरे को एक शील्ड लेके चलना है। आप दिमाग का यूज कहाँ कर रहे हो? उससे अच्छा तो आप टॉस कर लो, सिक्का रखो, टॉस करो, अगर हेड आ रहा तो बाय करो, टेल आ रहा तो सेल कर दो। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जितने भी अभी ये कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, यस, और इन कोर्सेज में जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो सभी हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं। अगला बंदा खुद ही आपको मेंशन कर देगा कि इस चीज का 100% एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज फेल कर सकता है कभी भी। सो वो पहले ही मेंशन कर देगा इस चीज में 100% एक्यूरेसी नहीं है। कोई बोल दे कि मेरा स्ट्रेटेजी है जो 100% काम करता है, हमेशा ये चीज काम करेगा, कभी नहीं करेगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस का यूज करना, आपको स्टॉप लॉस इसीलिए सिखाया ही जाता है। बट मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, मेरा क्या है कि ये सारे स्ट्रेटेजीज मैंने पढ़ रखे हैं, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का बिहेवियर को मैच करना है, स्टडी करना है। जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, मैं उसके साथ 7 साल से हूँ, तो मेरे को पता है कि जब आग लगती है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, जब बारिश होती है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, बिजली कड़कती तो वो कैसा रिएक्ट करता है, उसको भूख लगती तो वो कैसा रिएक्ट करता है। सो मैं उसके पर्टिकुलर प्राइस बिहेवियर को मैं जान चुका हूँ। प्राइस बिहेवियर को मतलब पर्सन के बिहेवियर को मैं जान चुका हूँ। सो व्हेन यू स्टडी अ स्टॉक और इंडेक्स और एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको उसका बिहेवियर समझ में आ जाता है। सो इन दैट केस आप ट्रेड ले सकते हो। बट वो स्टेज कब आता है? एटलीस्ट 5 साल, है ना। लोग यहाँ पे 3-3 महीने का वर्कशॉप करा रहे हैं, एक हफ्ते का वर्कशॉप करा रहे हैं। एक हफ्ते में मैं आपको कोर्स सिखा दूंगा और आप ट्रेडर बन जाओगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको तो बस स्ट्रैटेजी सिखाया गया ना। यू डोंट नो द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, और वो स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करेगा। आप लगा लो, कुछ भी कर लो, कभी काम नहीं करेगा। और सारे लोग यही सिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और वो चीज़ कभी काम नहीं करता। दैट इज ऑल अ ब्लफ। आप एक प्राइस पे करते हो, उसके लिए आपको एक कंटेंट दे दिया जाता है, ठीक है। मोस्टली वो सारा वीडियोस रिकॉर्डेड रहता है, PDF सेव्ड रहता है, उनके पास बनाया रहता है। आप उनको 10,000, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये देते हो, वो आपको डिलीवर कर देते हैं। मैं जो हूँ एक एज अ बिगनर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मेरे पास क्या कैपिटल होना चाहिए? क्या स्ट्रेटजीज मुझे पता होनी चाहिए? और क्या नॉलेज मुझे इस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए अगर मैं एज अ बिगनर आज की डेट में ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास कैपिटल के अलावा एक सिक्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई करियर नहीं, आपके पास कोई जॉब नहीं, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, एंड यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ ट्रेडिंग, सो दैट इज नेवर पॉसिबल। पीपल आर डूइंग, बट वो रेयर केसेस होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आग में हाथ डालते हैं, उनका हाथ नहीं जलता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डालने लग जाओ, है ना। 1-2 बंदा वो कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डालने लग जाओ, ठीक है, और आप भी वैसे बन जाओ, नहीं हो सकता, ठीक है। 1-2 बंदे होते हैं। अभी जैसे कोई बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड डेडलिफ्ट का चल रहा है 501 kg, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं हो सकता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपना जान लगा दूँ, मैं अपनी पूरी जायदाद लगा दूँ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन में और कुछ भी चीज़ में, फिर भी हो सकता है कि मैं 501 किलो का डेडलिफ्ट कभी नहीं लगा पाऊँ। तो दैट इज़ वेरी रेयर। और किसी भी फील्ड में हम रहते हैं, तो जो टॉप 1% में होते हैं ना, वही सक्सेसफुल होते हैं। आप पढ़ाई के टर्म्स में ले लो, आप स्पोर्ट्स के टर्म्स में ले लो, या किसी भी आर्ट के टर्म्स में ले लो। गाना गाने वाले, नाचने वाले, पढ़ाई लिखाई करने वाले, स्पोर्ट में खेल कूद, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले बहुत हैं। कितने लोग सक्सेसफुल हैं और कितने लोग उस स्पोर्ट से पैसा कमा पा रहे हैं या उस पर्टिकुलर काम से पैसा कमा पा रहे हैं। जैसे कि आज मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, सो देयर आर मेनी पावर लिफ्टर्स जो कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं पावर लिफ्टिंग से, सिर्फ पावर लिफ्टिंग से। उन पे जी वैगन है, रोल्स रॉयस है, ऐसी गाड़ियाँ, उनके पास बड़ा बड़ा घर है, मतलब मोटा पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है। और मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा हूँ पावर लिफ्टिंग से आज के टाइम पे। तो क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ? क्योंकि मैं टॉप 1% में नहीं आता हूँ। मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं अगर वर्ल्ड के टॉप 1% पावर लिफ्टर्स में आ जाऊँ, अगर मेरा आज के टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, मैं वर्ल्ड लेवल के नंबर्स मार रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं कोचिंग का 20,000 भी चार्ज करूँ तो मेरे को आके कोई बंदा देगा 20,000। लेकिन आज मैं अगर 10,000 भी चार्ज करूँ तो शायद कोई नहीं देगा, ठीक है। ब्रांड मेरे पास आएंगे, बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इसको अपना ब्रांड देना है, चाहे ये कुछ भी डिमांड करे, है ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मार रहा है, इससे ज़्यादा कोई नहीं मार रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो मेरे को अपना ब्रांड इसको कुछ भी करके देना ही पड़ेगा। ये जितना डिमांड कर रहा है इसको दो। बट आज मेरे को कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। अरे क्या है, झारखंड का ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, जाओ, तेरे सब 28 को स्टेट है जी, इंडिया में 29 स्टेट है,
तुम्हारे से 29 लोग हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने स्टेट हैं वो तो फिर उसका तो कोई गिनती ही नहीं है, उतने ब्रांड्स भी नहीं है, तो मेरे पास कोई क्यों आएगा? और अगर मेरे पास कोई आता भी है तो मेरे को उतना पे नहीं करेगा, मेरे को बहुत छोटा अमाउंट पे करेगा, जिससे कि शायद आज के टाइम पे मैं जितना कमा रहा हूँ अपने बिजनेस से उसका 1% भी ना हो। बट देयर आर पीपल जो कि मेरे जितना नेटवर्थ है उतना हर महीने कमा रहे हैं पावर लिफ्टिंग करके। सो किसी भी फील्ड में, इवन इफ यू आर इन ट्रेडिंग, आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा। इवन इफ यू आर स्टडिंग, आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा। नहीं तो जैसे कि किसी को छोटा बड़ा नहीं बोलना चाहिए, बट एवरेज बंदा जो होता है, जो कि एक एवरेज होता है पढ़ाई में, वो क्या 40-50 हज़ार 60 हज़ार लाख रुपए तक कमा पाता है। बट जॉब करके भी लोग ऐसे हैं जो साल का पैकेज करोड़ में ले रहे हैं, मतलब 5-10 करोड़ 20 करोड़ ऐसी सैलरी उनकी। जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं, उन्होंने क्या करा है? पढ़ाई लिखाई करा ऑब्वियसली। गूगल में कोई बंदा है या रिलायंस में कोई बंदा ऊपर पे है ना, तो उनकी सैलरीज तो करोड़्स में है। बट जो एक मीडियोकर बंदा है जो 60-70% 80% स्कोर कर रहा था स्कूल में कॉलेज में, उसको क्या उतना सैलरी मिल रहा है? नहीं। लोग बोलते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा पैसा है, जॉब में नहीं है, बट देर आर पीपल जो कि जॉब करके बिजनेस वालों से कहीं ज़्यादा कमा रहा है। मैं बिजनेस करता हूँ आज इंडिया में, मेरे पे कोई जॉब नहीं है, और मेरी जो एनुअल इनकम है, हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा जॉब कर रहा हो जो उसकी मंथली सैलरी हो। दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड दैट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक, मतलब हो रहा है, दैट इज़ वेरी कॉमन एज वेल। बट जो वो टॉप 1% में आ रहा है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि बिजनेस में टॉप 1% में कौन आ रहा है, तो वो भी बहुत कमा रहा है जी, है ना। फिर वो जॉब वालों से कहीं ज्यादा कमा रहा है। सो व्हेन यू आर इन द टॉप 1% यू आर सक्सेसफुल, और एल्स यू आर अ मीडियोकर और अ लूजर। अब जो बंदा 20-30 हज़ार महीने का कमा रहा है, उसको आम जनता लूजर ही समझती है। अब पता नहीं है कैसा साउंड कर रहा है मेरे को बोलना, बट लूजर साउंड करता है। खुद को ओवर शो करना, सोशल मीडिया में फ्लेक्स करना, हाँ। इन चीजों के कारण। नहीं, आज के टाइम पे जैसा कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया। आप बिना एसी के नहीं रह सकते, बिना गाड़ी के नहीं चल सकते, राइट। आईफोन इज़ द मस्ट हैव थिंग, हर किसी के पास हो गया है, ठीक है। भले वो 2 कैमरा का हो या 3 कैमरा का हो, ठीक है। ब्रांडेड शूज़ पहनना, नाइकी, पूमा, ब्रांडेड कपड़े पहनना, दैट इज़ द मस्ट हैव हो गया आज के टाइम पे। लड़कियों के लिए मेकअप करना, कोई लड़की 20 हज़ार का भी नौकरी कर रही है तो वो भी मेकअप कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अपर क्लास के लोग हैं जिनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख है वही मेकअप कर रही है, जिनकी सैलरी 20 हज़ार है वो भी मेकअप कर रही हैं, क्योंकि उनको भी स्टैंडर्ड मैच करना है एनी हाउ। तो आज के टाइम पे लाइफ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया, और जो बहुत कम कमा रहा है उसको मीडियोकर नहीं समझा जाता है, लूज़र समझ लेते हैं लोग। कोई लड़का है, उसका सैलरी 30 हज़ार है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कभी भी शादी नहीं करेगी, दैट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक और होता है। बट अगर कोई लड़का है, उसकी सैलरी 50 लाख रुपए है महीने की, या महीने का 50 लाख कमा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड तो उससे किसी भी हालत में शादी करेगी, चाहे वो चीट भी कर रहा हो उस पर। जी। सो एट द एंड वो एक लूज़र ही फील करता है। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो आपके लिए 20 हज़ार कैपिटल भी इनफ है सीखने के लिए। बट अगर आपको पैसा कमाना है, यू वांट टू मेक मनी, तो आप इस कंसेप्ट को समझो कि आप महीने का 1%, 1.5%, 2% मैक्सिमम, इफ़ यू आर मेकिंग 2% यू आर द एलीट वन। 1% जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा कैपिटल का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो आप महीने का 1,000-1,500 रुपये बना पाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हो। अगर आप बनाना चाह रहे हो या कोई कह रहा है कि हम बना रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच अनरियलिस्टिक। 99% केस में ऐसा नहीं हो सकता। बट जैसे कि 1% केस में मैंने बोला, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आग में हाथ डाल देते हैं, उनका हाथ नहीं जलता है। सो वो 1% है, और हमें 90% सिनेरियो को लेके चलना चाहिए। सो यू वुड बी मेकिंग समवेयर अराउंड 1% ऑफ योर कैपिटल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं 10,000 20,000 लेकर के ट्रेडिंग में उतरूंगा और उससे मैं लाखों बना लूंगा। जबकि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें ले करके उतरना है। एक मैं अगर सम अमाउंट का बात करूं कि 1 लाख रुपए अगर मैं ले करके उतरता हूं, तो देयर इज़ चांसेस कि मैं 10,000, 5,000, 1,000 इस तरह के प्रॉफिट में बना पाऊंगा। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक 10,000 20 हज़ार लेके अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, सो दैट इज़ 99% केसेस में पॉसिबल नहीं है। 1% तो एक्सेप्शन रहता ही है। सो अगर आप एक्सेप्शन केस लेके चल रहे हो तो आपकी मर्जी है, एट योर ओन रिस्क। बट 99% केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट्स इम्पॉसिबल। जैसे कि मैंने बोला, यू शुड हैव अ सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम। सो अगर आपके पास सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप थोड़ा बहुत पैसा ट्रेडिंग में डालो और थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टिंग में भी डालो। आप स्टॉक्स को परचेज करो, म्यूचुअल फंड खरीदो, SIP करो, कुछ भी करो, आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ये पैसा कंपाउंड होता है। आप हर महीना 10,000 20,000 50,000 जोड़ के ना आने वाले रिटायरमेंट में, जैसे कि राइट नाउ आई एम 24, और अगर कोई मेरे एज का बंदा देख रहा है एंड इफ़ यू हैव अ सैलरी ऑफ लाइक 50,000 और समथिंग, अगर हर महीना आप 10 15 20 हज़ार रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अपनी सैलरी के साथ साथ इस
इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपका सैलरी 50,000 से 1 लाख हो गया, तो आप वो जो SIP अमाउंट है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मंथली जॉब कर रहे हो, उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो विथ रिस्पेक्ट टू दैट। तो आप हो सकता है जब आप रिटायर करो तो 100-150 करोड़ का कॉर्पस लेके रिटायर करो। ये सुनने में बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा, बट कंपाउंडिंग कैन मेक दिस पॉसिबल। हमारे व्यूअर्स के लिए जरा सा बता दीजिए कंपाउंडिंग ये क्या चीज है, स्टॉक में कंपाउंडिंग और है जैसे इन्वेस्टमेंट कि में कैसे ये कंपाउंडिंग हमारे जैसे लिए कि यूजफुल हम होता है। लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्कूल में पढ़ते थे। इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है, आप ये पैसा बस ऐड कर रहे हो, उससे कुछ निकाल नहीं रहे हो, तो हर साल वो कंपाउंड होता जाएगा। अब जैसे कि आज 100 रुपये है, अगले साल मेरा 10% का रिटर्न है तो 110 हो गया। नाउ उसके अगले साल जो लगेगा 110% का 10% लगेगा। तो ये अभी सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, बट जब ये लॉन्ग टर्म में जाता है ना, जैसे मैं राइट नाउ आई एम 24 और अगर मैं कह रहा हूँ रिटायरमेंट की एज मतलब 60, तो कितना बड़ा ये टेन्योर जा रहा है, ऑलमोस्ट 36 इयर्स। 36 ईयर्स। तो 36 में दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि आप महीने का 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप उस अमाउंट को भी बढ़ाओगे, तो यू कैन इजीली मेक 100 करोड़। ट्रेडिंग में हम काफ़ी बार ऐसा देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड चार्ट्स को फॉलो करते हैं। वो ऐसा मेंशन करते हैं, खासकर जो आपने मेंशन किया अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, गुरुज, ऑनलाइन गुरुज, वो खास तौर पर ये मेंशन करते हैं कि अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से स्टडी कर लिया, अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको क्या लगता है इन चार्ट्स में, इन चीजों में, इस तरह की बातों में कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक ये 99% केस में ऐसा नहीं हो सकता। चार्ट्स भी हमें प्रॉपर डेटा नहीं देती। नेवर। फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता until and unless you have a time machine। अगर ऐसा होता तो हर्षद मेहता डूबते नहीं। बिल्कुल। एंड जहाँ तक कि मैं बात कर रहा था राकेश झुनझुनवाला एंड वॉरेन बफे, वो सब भी कंपाउंडिंग की वजह से ही बने हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट दे वर कंसिस्टेंट, सो लॉन्ग टर्म में उन्होंने बनाया। राकेश झुनझुनवाला 1 साल में नहीं बने। वॉरेन बफे आज के टाइम पे कितना एज हो रहा है, आई डोंट नो, ही मस्ट बी ओवर 70-80, राइट। तो आज उनका इतना नेटवर्थ है, बट आज से 30 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था शायद से, है ना। तो 30-35 साल में वो बन गए। साल के 200-300 लोग ही हैं, या शायद उससे भी कम है, जो कि साल के 1 करोड़ से ज़्यादा बना रहे हैं। और सोशल मीडिया पे तो आपको ऐसे ऐसे भी दिख जाएंगे जो एक दिन का करोड़ बना रहे हैं, एक दिन का 1 करोड़ बना रहे हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग कोर्सेज फॉर 25,000। ये उनकी रियलिटी। जो दिन का करोड़ रुपया कमा रहा है वो 20 रुपये के लिए किसी को एंटरटेन नहीं करेगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। एंड ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी साउंड करता है, बट स्टिल पीपल आर फूल्ड। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर वेरी मच इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स कि हम यार पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, बट ही इज लिविंग रिच लाइफ। मेरे को ऐसे सब बनना है एंड आई कैन डू एनीथिंग। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ इसके जैसा बनने के लिए। तो फिर 25,000 रुपये का कोर्स क्या ही है। और वो बंदा शो कर रहा है कि वो करोड़ रुपया कमा रहा है दिन का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिन का 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और हर दिन कमा रहे हैं। वो इतना पैसा वो हर दिन कमा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी एक ही दिन कमा लिया, वो हर दिन कमा रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ट्स लोग फॉलो करते हैं फॉर ट्रेडिंग, वो भी एक प्रॉपर वो काम करती हैं, बट यू कांट यूज देम टू मेक मनी। अगर आपको लग रहा है कि ये चार्ट पैटर्न फॉलो करके मैं पैसे कमा लूंगा, सो दैट इज अनरियलिस्टिक। आप अगर ये सोचते हो कि मेरे को ये चार्ट पैटर्न पढ़ के मेरे को चार्ट का बिहेवियर समझ में आ सकते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल थिंग जो कि हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, आप चाहो तो उस चीज़ से निकाल सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं बस चार्ट पैटर्न निकाल लूँ और जैसे हो रहा है मैं एकदम प्रोग्रामिंग करके यहाँ पे बाई करूँ, यहाँ पे सेल करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, सो दैट्स नॉट गोना वर्क 99% ऑफ द टाइम्स। मैं 99% इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 1% एक्सेप्शनल होता है। कोई अगर नया बंदा ट्रेडिंग शुरू कर रहा है, उसे किस तरह की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मेरा कोई दोस्त है, मैं उसका पर्टिकुलर प्राइस बिहेवियर को स्टडी करता हूँ विद इन स्पैन ऑफ ईयर्स। ठीक है, मैं कुछ सालों से उसके साथ रह रहा हूँ, तो मेरे को उसका पर्टिकुलर बिहेवियर समझ में आता है। सो व्हेन यू स्टडी द मार्केट्स ओवर ईयर्स, सो यू गेट टू नो कि क्या परफेक्ट टाइम एंट्री का, क्या परफेक्ट टाइम है एग्जिट का, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम, बेस्ट पॉसिबिलिटी आप निकाल सकते हो कि मेरे को अभी इस प्राइस पे एंटर करना है, इस प्राइस पे मेरे को एग्जिट करना है। और जैसे मैं रिलायंस को स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे को मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि इतना गिर गया तो मैं परचेज कर सकता हूँ, इसको बाइंग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँ, और अगर इसके ऊपर जा रहा है तो अब मेरे को ऐड नहीं करना चाहिए, और आई कैन बुक माई प्रॉफिट्स। व्हेन वी स्टडी अ पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स और अ ग्रुप ऑफ स्टॉक और इंडेक्स फॉर एवरी डे, मैं हर दिन बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख रहा हूँ, हर दिन मैं सेंसेक्स के चार्ट देख रहा हूँ, हर दिन मैं रिलायंस के चार्ट देख रहा हूँ, HDFC के चार्ट देख रहा हूँ, तो मेरे को अंदाज़ा हो जाता है कि किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम आता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मेरे को पता चल जाता है कि कब एंटर करना, कब एग्जिट करना। सो यूजिंग दैट एंड द चार्ट पैटर्न्स वैसे काम नहीं करते कि मैंने डायरेक्टली चार्ट देखा और उसके हिसाब से एंटर देख लिया। सारे आपका ना एक इंस्टिंक्ट बन जाएगा। जैसे आप किसी रोड पे हर दिन जा रहे हो
तो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, कहाँ पे भीड़ कम होती है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स हैं। सो अब क्या होता है कि आप 1 साल से उस रोड पे जा रहे हो ना, तो 1 साल के बाद आपको देखना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाता है। आप उस जगह में जाओगे ना, आपके अपने आप स्पीड आपका स्लो हो जाएगा बिना सोचे, है ना, रिफ्लेक्स काम करता है वहाँ पे। अब बिना सोचे आपका इंडिकेटर ऐसे घूम जाएगा, आपको पता है यहाँ से टर्न लेना है मेरे को, ठीक है। बट जब आप पहली बार जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान देके जा रहे हो, अरे यहाँ तो ब्रेकर है, आई नीड टू स्लो डाउन, यहाँ पे तो गड्ढा है, आई नीड टू स्लो डाउन, यहाँ पे तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा भीड़ है, तो मेरे को यहाँ कम स्पीड में चलना है, यहाँ तो खाली रोड है, मैं यहाँ स्पीड चला सकता हूँ, यहाँ से टर्न लेना है। बट धीरे धीरे क्या होगा कि आपका अपने आप ही स्टीयरिंग से हाथ घूमने लग जाएगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बट जो नंबर्स ये शो करते हैं कि मैं एक दिन का 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़पति बन गया हूँ, मैंने दुबई में विला खरीद लिया, रोल्स रॉयस खरीद लिया, दिस इज वेरी मच अनरियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग करके ऐसा कर पाओ, बहुत कम चांसेस है। 90% केसेस में हम कह सकते हैं कि ये ऐसा सारी नहीं चीजें होता, फेक सिंपल रहती हैं, वो बस दिखावटी के लिए होती है ताकि और से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े, क्लाइंट्स जुड़े, वो अपना कोर्स बेच या पाए, उनका सर्विस या प्रोडक्ट वो बेच पाए। मैक्सिमम पाएं। केसेस में यही होता है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले आपने हर्षद मेहता का मेंशन हर्षद किया मेहता था। का मेंशन किया था। उनके समय से लेकर के अभी तक एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बुल एंड बियर मार्केट। बुल एंड बेयर मार्केट, ये क्या चीज है सर, इसके बारे में? बुलिश मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बुल बियर मार्केट मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। बुल क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और बियर क्या करता है, मतलब दैट इज बियर इज लाइक डर का माहौल है, ठीक है। बुल इज लाइक अप ट्रेंड, ऊपर जा रहे हैं हम। ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या चीज है? ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस आर डेरिवेटिव मतलब किसी अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स पे वो डिराइव होता है। जैसे कि बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी के मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। या रिलायंस है, तो रिलायंस के मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। मैं रिलायंस पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलायंस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे को लगता है कि रिलायंस 2000 रुपये से नीचे जाएगी, तो मैंने 2000 का पुट लेके बाय कर लिया, ठीक है। अब उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, तो जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा ना, दैट इज द एक्सपायरी, ठीक है। तो उस में मैंशन होता है, जब आप ट्रेड करोगे ना उसमें एक्सपायरी डेट मैंशन होता है। उस डे तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, और उस दिन तक हर दिन, हर टाइम, मतलब हर मिनट, हर घंटे उसका प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। वो उसको बोलते हैं प्रीमियम मेल्टिंग या थीटा डीके, ठीक है। ये एक टर्म होता है, उसकी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। जैसे कि 2000 रुपये का अभी रिलायंस चल रहा है एंड मैंने 2000 रुपये का कॉल बाय किया। नाउ इफ रिलायंस गोज 2100, तो उस स्टॉक में 100 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब उसके अलावा जो बच रहा है, 100 के अलावा जो बच रहा है, दैट इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू। वो वैल्यू टाइम के साथ साथ गिरता जाएगा, जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाएंगे ना, वो गिरता जाएगा। अगर आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, सो योर इन्वेस्टमेंट ऑन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल बी जीरो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इफ यू आर बाइंग। बट इफ यू आर शॉर्ट सेलिंग द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपका वो पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। आपने 100 रुपये में सेल किया, रिलायंस मूवी नहीं किया, एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाएगा, सो यू विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट। ऑप्शंस इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्यों है? अगर आप मेरे से ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हो, आपने मेरे से फ्यूचर का नहीं पूछा, कुछ और नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में आप बहुत कम पैसा लगा के बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो। बट व्हाट पीपल सी इज कि मैं बहुत कम पैसा लगा के बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकता हूँ। जैसे कि 2000 रुपये का अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूँ रिलायंस का, सो दैट आई विल गेट अंडर 100 रुपीज़, या फिर बहुत सस्ते में मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं 2000 रुपये का स्टॉक बाय करता हूँ तो मेरे को 2000 रुपये देने पड़ेंगे। सो नाउ अब मैं 100 रुपये दे के मैं रिलायंस पर बेट खेल रहा हूँ। रिलायंस अगर 100 रुपये भागेगा ना, तो मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट 100 रुपये भागेगा। बट अगर रिलायंस नहीं भागा तो वो जीरो भी हो जाएगा, और मैक्सिमम केसेस में यही होता है। दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू ट्रेड। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 100 रुपये नहीं होना चाहिए, आपके पास पूरा 2000 होना चाहिए। जैसे कि 2000 का रिलायंस चल रहा था, आपके पास 2000 रुपये होने चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो, ताकि आपका एक्सपोजर कैपिटल कम रहता है, ठीक है। नाउ अब मैं ये बोल रहा हूँ तो इस चीज़ के समझो कि जैसे कि 2000 रुपये का रिलायंस है जी, वो 2000 से 1000 भी आ सकता है। बट जो आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया वो 100 रुपये का ही है, तो मैक्सिमम वो 100 रुपये गिर सकता है। बट अब जो लोगों का अप्रोच होता है वो क्या करते हैं ना, उनको दिखता है कि मैं 100 रुपये बाय करके 200 रुपये का मूवमेंट कैप्चर करूंगा, या नहीं भी करूंगा। 100 रुपये का मेरा सीधा 50 रुपये पे अगर रिलायंस मूव करता है तो मेरा 150 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ये देखते हैं, ठीक है। बट आपका अप्रोच ये होना चाहिए ना कि मैं स्टॉक की जगह पर अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो मैं अपने रिस्क को लिमिट कर रहा हूँ। इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो 100 रुपये का मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो 100 रुपये गिरेगा, उससे ज़्यादा क्या गिरेगा। सो आपका जो पूरा प्राइस होता है ना ऑप्शन का, दैट इज द स्टॉप लॉस। उसमें फिर कोई और स्टॉप लॉस नहीं होता है, ठीक है। उसमें अगर कोई स्टॉप लॉस लगा रहा है, सो आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड दैट। ऑप्शन ट्रेडिंग को एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो भी लोग ज़मीन खरीदते बेचते होंगे उनको समझ में आ जाएगा, या ज़मीन के बारे में तो आज के टाइम पर सबको पता है। एक चीज़ होती है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी इज लाइक यू कैन सेल अ लैंड, यू हैव द राइट्स टू सेल अ लैंड। आपने उस ज़मीन को खरीदा नहीं है, बट यू स्टिल हैव द राइट्स टू सेल, आप उसको बेच सकते हो।
सो व्हाट हैपेंस कि जो ज़मीन का ओनर है, जो भी ज़मीन का मालिक है, आप उसको एक टोकन अमाउंट देते हो, ठीक है। लेट्स से 1 करोड़ की ज़मीन है, आपने उसको 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, एंड आपने बोला कि मेरे को इस ज़मीन का पावर ऑफ अटर्नी दे दो और एग्रीमेंट पेपर पे एग्रीमेंट करवा लो मेरे से। वो जो एग्रीमेंट का डेट है दैट इज द एक्सपायरी, उसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, पर्टिकुलर टर्म उसका वही है। नाउ दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो उसका टेन्योर है कि 3 महीने के अंदर तेरे को जो करना कर ले, ठीक है, 5 लाख रुपए तूने दिए, अब या तो तू इस जमीन को या तो तुम खरीद लो या तो तुम बेच लो। 1 करोड़ का जमीन है, मेरे को 95 लाख रुपीज और चाहिए, ठीक है, उसके बाद या तो ये जमीन तुम खुद रख लो या तो किसी को बेच दो, तुम्हारी मर्जी है। अब जो बंदा पावर ऑफ अटर्नी लिया वो चाहे कि हम इसको 1.10 में बेचें या 1.20 में बेचें और इसको हम 1 करोड़ दे देंगे, बाकी पैसा मेरा हो जाएगा। बट इफ ही फेल्स टू पे द 1 करोड़ रुपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, जिसमें 5 लाख वो दे चुका, 95 और देना, अगर वो फेल करता है तो उसका वो 5 लाख रुपया चला जाएगा, वो तो रख लेगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दैट सेम थिंग हैपेंस इन ऑप्शंस। आप एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम पे करते हो एंड जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है एक्सपायरी का, वो धीरे धीरे उसका प्राइस 0.0000 के पास पहुंचते जाता है। सो वो सेम चीज़ इसमें भी होता है कि आपने पावर ऑफ अटर्नी ले लिया 5 लाख रुपए टोकन अमाउंट देके एंड आपको वो 1 करोड़ से ऊपर बेचना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो सेम मैंने 2,000 रुपये का रिलायंस का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। अब रिलायंस अगर 2000 से 2200 जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं जाता है तो मेरे को लॉस होगा ही होगा, या फिर बीच में कहीं जाके रुक गया तो हो सकता नो कॉस्ट पे निकल जाओ, नो प्रॉफिट एंड लॉस पे निकल जाओ, ऐसा कुछ। बट ये जो लैंड वाला एग्जांपल है, सो दैट इज वेरी मच रिलेटेबल कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट देते हो, आप उस जमीन को खरीदते नहीं हो बट यू स्टिल हैव द राइट टू सेल इट। उसी तरह आप उस स्टॉक को खरीदते नहीं हो बट यू स्टिल हैव द राइट टू सेल इट और एग्जिट इट। आपने अगर पुट खरीदा तो आप उसको शॉर्ट कर रहे हो, अब आपके पास एंट्री का राइट है। So this is options. Okay, इसी में एक टर्म आता है स्कैल्पिंग। Scalping is not part of option trading. Scalping is a way of trading. Is an approach to trade. Scalping होता है मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग एंट्री एग्जिट करते हैं कि जैसे अभी मैंने एक एंट्री लिया और तुरंत प्राइस बढ़ गया, बहुत छोटा मार्जिन लेके मैं 1 मिनट बाद या 1 सेकंड बाद ही एग्जिट कर लूंगा। ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है, लोग करते हैं सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। स्कैल्पिंग ये प्रोसेस है क्या? स्कैल्पिंग इज जैसे कि मैंने आज 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, ओके, मैं इसको 1 महीने बाद या 1 साल बाद बेचूंगा, या आज डे स्टार्टिंग में भी मैंने सुबह खरीदा, इंटरडे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो 1-2 घंटे 3 घंटे बाद में बेचूंगा या 15-20-30 मिनट बाद बेचूंगा। स्कैल्पिंग इज लाइक अभी मैंने खरीदा अभी मैं तुरंत बेच रहा हूँ, मतलब मैंने 1 लाख क्वांटिटी खरीदा 1000 पे और 1001 रुपए पे ही मैंने बेच दिया इंस्टेंटली। अभी जैसे मैं जो नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं 1000 रुपए पे खरीद रहा हूँ, 1010 रुपए पे या 1005 रुपए पे बेचूंगा उसको टाइम लेके आराम से, ठीक है। अगर वो टाइम 1 मिनट में भी अगर वो प्राइस आ जा रहा है, मेरा टारगेट आ जा रहा है तो मैं बेच दूंगा। बट इसमें क्या है कि मेरे को बहुत छोटा मार्जिन लेना है और बहुत बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करना है, क्योंकि मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए ना, मैं 1 रुपये 2 रुपये का नहीं करना मैं, और वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है एंड दैट इज वेरी मच रिस्की एंड दैट इज वेरी मच इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होता ये, लुक और साउंड फैंसी बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप इसको करते हो तो आपके पैसे डूब जाएंगे। इस पे भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड गुरुज हैं काफी ज्यादा आज के डेट में वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिक नहीं बचा ना कि मैं इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे कर रहा हूँ, मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तू कर ले भाई, अगला कर ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं है स्कैल्पिंग। So they use this particular term. जनरली हम सुनते हैं कि जो ट्रेडिंग करते हैं वो कुछ तरह के इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं। इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। सो वो जो इंडिकेटर होता है ना, कोई भी इंडिकेटर होता है वो कहीं ना कहीं आपके प्राइस से ही डिराइव होता है, ठीक है। आपका प्राइस कैसा मूव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें वॉल्यूम कितनी है, उसमें बाइंग कितनी हो रही है, उसमें सेलिंग कितनी हो रही है, उसमें बिडिंग कैसी लग रही है, उस पर ही वो इंडिकेटर बनता है। वो डेटा जैसा चेंज होगा इंडिकेटर का इंडिकेशन भी चेंज हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट रिलायबल। वो भी नॉट रिलायबल, इंडिकेटर्स आर नॉट रिलायबल। अभी तक लगभग हमने जिन भी तरीकों के बारे में सुना या जाना है, आपने ऐसा बताया कि उनमें से कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको 90% भी 100% में मैं कह रहा हूँ 90% भी रिजल्ट अश्योर करे, नहीं करेगा। तो कैसे ट्रेडर्स जो इतना पैसा बना रहे हैं, कि क्या ये रियली इतना पैसा बन रहा है ये, या फिर ये पूरा एक गेम है, ये पूरा ब्लफ किया जा रहा है पूरे कंट्री को, क्या है ये जो इतना ट्रेडर्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं आज के डेट पे? कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो असली में पैसा बना रहे हैं, लॉट्स ऑफ मनी बना रहे हैं। आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है, ये तो बहुत सीरियस बात हो रही है, ये तो भाई बहुत इंटेलिजेंट बनता है, इसको बहुत नॉलेज है, ये चार्ट देख के इसमें डायग्राम बनाता है, ऐसे लाइन खींचता है और ट्रेडिंग करता है। सो मेरे को लगता है इससे मेरे को ये सब चीज़ सीखना चाहिए। ये कंसेप्ट है, दिस डज एग्जिस्ट, ये मीनिंगफुल भी है, इसका कोई मतलब भी है, ये कंसेप्ट भी ठीक ठाक, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली गलत है या बेवकूफ़ है, अंधविश्वास है, नहीं, बट ये वैसे काम नहीं करता जैसे वो दिखाते हैं कि मैंने ऐसे चार्ट खोला, उस पर 1 लाइन खींची, 2 लाइन खींची, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, यहाँ टारगेट लगा एंड डन।
$2,000 का प्रॉफिट हो गया मेरा, ऐसा नहीं होता। तो एक अगर कॉमन मैन को ट्रेडिंग करना है तो किस तरह से उसका अप्रोच होना चाहिए? अभी आज के समय जो चीजें आप बता रहे उसको हो, सबसे पहले सीखने पे ध्यान देना चाहिए। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको किनके बुक्स, कुछ एक आध अगर आप रेफर करना चाहेंगे? एक तो बहुत पॉपुलर है रिच डैड पुअर डैड करके, ऊपर से बहुत सारे जो बड़े ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्टोरीज आप पढ़ो या उनके पर्सनल ट्रेड्स इंटरव्यूज आप देखो, ठीक है। जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, वॉरेन बफे हो गए या हर्षद मेहता हो गए, तो इनके लाइफ के बारे में पढ़ो, इनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ो, ये क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कैसे करते थे, जो एक्चुअल में ट्रेडर थे, नॉट इंस्टाग्राम ट्रेडर्स, ठीक, जो एक्चुअल में ट्रेडर्स थे, जिन्होंने एक्चुअली में ट्रेडिंग करी है, इन्वेस्टिंग करी है बड़े लेवल पे। आप उनके बारे में सीखो, उनके लाइफ से सीखो। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना भी है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत हेवी सेटअप होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और उसके साथ में आपके पास एक अच्छा स्क्रीन होना चाहिए जिसमें कि आप मॉनिटर कर पाओ। दैट्स इट। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, दैट इज़ एनफ। आपको 4 स्क्रीन, 10 स्क्रीन, उसमें इंडिकेटर चल रहे हैं, चार्ट पैटर्न चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, थिंग्स डजंट वर्क। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी करो, ठीक है। मेरे पास पैसा है तो मैं एक गाड़ी में चल रहा हूँ, मेरे पीछे एक गाड़ी चल रही है, मेरे आगे एक गाड़ी चल रही है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट मेरे को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं एक स्कूटी से भी जा सकता हूँ एंड मैं पहुँच ही जाऊँगा, ठीक है। बट अगर मेरे पास पैसा है तो मैं एक बढ़िया लग्जरी कार लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सिक्योरिटी ऐड करूँगा, मेरे आगे एक गाड़ी चले, मेरे पीछे एक गाड़ी चले, उसमें बाउंसर्स हो। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं कि आप पे पैसा कितना है, ठीक है। ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपके प्रॉफिट से, आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी से या ट्रेडिंग सक्सेस से। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा स्क्रीन लगा लोगे तो आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, आप फिर भी लॉस करोगे। और अगर किसी को सीखना है तो जैसे कि बाकी चीज़ें तो मैंने जो बताया सो बताया, आप एक छोटा सा कैपिटल डालो जिसको कि आप मान लो कि ये डूबेगा ही डूबेगा मेरा, ठीक है। और उस पर भी आप छोटा छोटा रिस्क लो। आपने 20,000 रुपये डाले, उसमें आप 100 रुपये का रिस्क लो, ठीक है, ऑन एवरी ट्रेड। और आप मॉनिटर करो। इससे क्या होगा ना, आप किसी भी चीज़ को सीरियसली मॉनिटर करोगे। अगर किसी चीज़ में मेरा पैसा नहीं लगा हुआ तो मैं उस चीज़ को देखूंगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई क्रिकेट में पैसा लगाता है तो वो पूरा मैच देखता है, उसको एक एक बॉल का पता होता है, हर एक ओवर में क्या हुआ, हर एक बॉल में क्या हुआ। बट जो पैसा नहीं लगा रहा उसको पता भी नहीं है। अगर वो क्रिकेट का शौकीन हो तो देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा, जैसे कि मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर मेरा पैसा लग गया तो एक एक बॉल में मेरा इंटरेस्ट लगा रहेगा। सो जब भी आप ट्रेड करोगे, आपका पैसा लगा हुआ रहेगा ना, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि आप देखते रहो, उसको मॉनिटर करते रहोगे एंड थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम आप सीख जाओगे। और अगर नहीं सीख पाओगे तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी, यार ये मेरे बस का तो नहीं है। अगर हम 20,000 रुपये डुबा दिए तो हम 20 लाख रुपये भी डुबा देंगे। सो आई शुड क्विट। कैसे एक इंसान या एक व्यक्ति ये समझे कि अब मुझे ट्रेडिंग अब क्विट कर देना चाहिए? आप कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हो, सो इधर इफ यू हैव इनफ मनी यू कैन स्टिल कंटिन्यू लर्निंग, और एल्स आपको लगता है कि नहीं यार अब ज़्यादा मेरा लॉस हो गया तो यू शुड क्विट। क्विटिंग इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि लोग ईगो पे ले लेते हैं, यार मैं क्विट कैसे कर सकता हूँ, मैं छोड़ कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे साथ नहीं हुआ। अब इस चीज़ में आके लोग बर्बाद हो जाते हैं। ईगो के चक्कर में पैसा मत डुबाओ। इमोशनल नहीं होना है ना, ईगो पे नहीं लाना, इमोशंस को सामने नहीं रखना। आप समझो कि ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो के काम डाउन होकर समझो कि यार मेरे पैसे जा रहे हैं, सो नाउ आई नीड टू स्टॉप, है ना। मेरा जो 1 लाख रुपये उधर डूबा, 1 लाख रुपये का मैं अगर खा पी लेता, घूम फिर लेता, ट्रिप मार लेता, याशी कर लेता, कपड़े पहन लेता या इन्वेस्ट कर देता, यू हैव लॉट मोर बेटर ऑप्शंस देन लूजिंग मनी इन ट्रेडिंग। अगर आपको लग रहा है कि अब मेरा लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, आई शुड क्विट। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा और मेरा लॉस बहुत छोटा है, यू कैन स्टिल कंटिन्यू लर्निंग। हो सकता है कि आने वाला टाइम में आप फिर सीख जाओ। लेकिन अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया तो आपको ये रिस्क बियर नहीं करना चाहिए। बेटर इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड योर मनी इन बेटर ऑप्शंस। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि अभी तक आपसे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली, अभी तक का आपका एक दिन का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा लॉस कितना गया है और कौन से ट्रेड पर गया है? मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 9-10 लाख के करीब गया होगा इन सिंगल डे? सिंगल ट्रेड। आई एम टेलिंग सिंगल ट्रेड यस। मेरे को कोई बोलेगा तो हम पीएनएल भी दिखा देंगे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। और मैंने तब लोगों को दिखाया भी है, मतलब अपने दोस्तों को, यार आज देख इतना बड़ा हुआ। मतलब मेरे साथ कोई रहा है तो वो लोग अपने सामने, ऐसा इंस्टाग्राम पे नहीं, ऐसे सामने, भाई आज तो मज़ा ही आ गया, ठीक है। मतलब हम खुद शॉक थे कि यार इतना कैसे हो सकता है, मतलब 10 लाख के आसपास तक जा सकता है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल साइज एंड रिस्क एपेटाइट। मैं उस टाइम पे 10 लाख लॉस करने को भी रेडी था, तो उस कंडीशन में हुआ है ये चीज़। एंड सबसे ज़्यादा लॉस एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड में? लॉस भी उतना ही हुआ है, लॉस का भी फिगर सेम है, ऑलमोस्ट 10 lakhs। हाँ ऑलमोस्ट 10 लाख इन अ सिंगल ट्रेड। डे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे मेरा एक दिन में एक ही ट्रेड जाता है, दिन के 10-15 ट्रेड मैं नहीं लेता। इस ट्रेडिंग फील्ड में आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? लाइक आप क्या सोचते हैं कि आपको भी आगे चल करके एक एज अ ब्रोकर ही वर्क करना है, अपनी खुद की कोई ट्रेडिंग की
ब्रोकरेज जैसे हम देखते हैं ढेर सारी, जैसे ग्रो ऐप है, उस तरह की कोई ऐप वैसा आपको मेरा चलाना प्लान है कि मैं एक एप्लीकेशन बनाऊं जिसमें कि आपके पास सारा एक्सेस हो, म्यूचुअल फंड खरीद सको, एसआईपी खरीद सकते हो, पॉलिसी खरीद सको, इंश्योरेंस खरीद सको, लोन ले सको, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आपको किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट, कुछ भी ट्रेडिंग अकाउंट आपको खुलवाना है, ये एक जगह पे आप कर पाओ उसको, आपके लिए ट्रस्टेड भी हो, रिलायबल भी हो, और आपके पास गाइडेंस भी हो, मतलब एक टीम भी रहेगी जो आपको बताएगी कि कहीं आपको दिक्कत आ रही है, तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो सारी चीज़ें कर पाओ। या फिर मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेके नॉलेज भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे जानने पहचानने वाले लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई मेरे को भी बताओ, मेरे को भी बताओ। सो मेरा ये चीज़ कभी भी ये अप्रोच नहीं रहेगा कि आप पैसा लगाओ और अमीर बन जाओ। मेरा ये अप्रोच रहेगा कि आई नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैसा डुबा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा डुबा रहे हैं। एटलीस्ट आप उस पैसे को बचा पाओ, वो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। आप अमीर मत बनो, बट आपके पास जो पैसा है एटलीस्ट वो बचा पाओ। दूसरी चीज़, आप उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि महीने का एक 20-25 हज़ार 30 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके आप 100 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो। सो वाई टू लूज दैट, राइट? है ना? आपको अभी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, बट उस टाइम पे समझ में आएगा कि यार अभी अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए होता तो मैं टेंशन फ्री रिटायर होता। तो ये चीज़ें मैं करना चाहूँगा। मेरे को टाइम और एनर्जी और सोर्सेज अगर मिले वैसे तो ऑब्वियसली, बट कोर्सेज का मेरा ऐसा कोई सीन नहीं, किसी को अमीर बनने का सपना बेचने का तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मतलब अभी मैं बिना किए ही, अगर आई एम हैविंग अ गुड लाइफ, राइट, आई एम हैविंग अ पोर्शन एंड अ फॉर्च्यूनर, जो कि बहुत किसी का सपना होता है, जो कोर्स बेच के भी लोग नहीं खरीद पाते हैं, मैं वो बिना किए खरीद पा रहा हूँ। सो आई एम ऑलरेडी डूइंग वेल, और 2-4 पैसे के लिए मैं अपना नाम कभी भी खराब नहीं करना चाहूँगा, फेस वैल्यू कभी नहीं खराब करना चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक आपने शेयर की, ये सारी चीज़ें आपने भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा। आपके मेंटोर कौन थे और किस तरह से आप खुद को मोटिवेटेड रखा इस फील्ड के प्रति, ट्रेडिंग के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, कि आज आप इस मुकाम पर पहुंच पाए? मैं स्कूल टाइम में था, 10th 11th में, एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। और मेरे फादर रिटायर हो गए थे व्हेन आई वाज इन 9th-10th क्लास। सो उन्होंने मेरे को अपने रिटायरमेंट का एक छोटा सा या बड़ा हिस्सा, कुछ भी बोल सकते हो, मेरे को दिया था फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। व्हाट आई डिड कि फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न था एनुअली 6% और समथिंग लाइक दैट। नाउ मेरे को भी ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गया था कि मैं दिन का इतना निकाल सकता हूँ, आई कैन मेक द एनुअल रिटर्न इन अ डे। सो व्हाट आई डिड कि मैंने एफडी क्लोज कराना स्टार्ट करा। सो मैंने एक एफडी तोड़ा, ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, एक दिन पैसा बन गया, ठीक है, फिर कभी बना, फिर कभी चला भी गया। ऐसा आते आते क्या हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट पूरा जीरो हो गया, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलती करी है, दैट्स वाई ये पैसा डूबा है, अब वो गलती मैं नहीं करूँगा। सो नाउ मैंने अगेन पैसा डाला, और इस बार मैंने वो गलती नहीं करी, लेकिन मेरे से नई गलतियाँ हो गई। नाउ एट द एंड मेरे पास क्या हुआ, ओनली आई वॉज लेफ्ट विथ 90,000, और जो मेरा लॉस था वो काफ़ी बड़ा था। अब वो नंबर मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, किसी के लिए वो नंबर बड़ा हो सकता है, किसी के लिए वो नंबर छोटा हो सकता है। मेरे लिए वो नंबर बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं स्कूल में था उस टाइम पे, 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 18 का मान लो आप। वो लॉस मेरे लिए बहुत बड़ा था, एंड आई हैड नो सोर्स ऑफ इनकम। मेरे फादर रिटायर्ड थे, एंड आई वॉज अ स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक सिचुएशन था। मतलब मैं सुसाइड भी कर सकते थे, इतना ज़्यादा। 3-3 दिन तक हम सोते नहीं थे। सुबह उठ रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 का, लाख रुपए का लॉस लेके सो रहे हैं, ठीक है। मेरे को नींद ही नहीं आ रहा, हम रात भर सोच रहे कि यार क्या करना है, कैसे करना है। हम फाइंडिंग आउट वेज, गूगल सर्च कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं कि यार कैसे करना है, कैसे करना है। और ऑनलाइन सोर्सेज का आपको पता ही है, वो आपको और ज़्यादा डिल्यूजन में डालते हैं, और मैं और ज़्यादा डिल्यूजन में जा रहा हूँ, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई एम लूजिंग एवरी डे। बट जब मेरे पास लास्ट का 90,000 बचा, सो अब वहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को अब और लॉस नहीं करना है। एट दैट टाइम क्या हुआ, नए नए ब्रोकर्स आए थे मार्केट में, दे वर हैविंग दैट रेफरल ऑफर कि आप रेफर करो, किसी का अकाउंट ओपन कराओ, हम आपको इतना रेफरल रिवॉर्ड देंगे, और ब्रोकरेज में इतना इतना कमीशन देंगे। तो मैंने उस टाइम पे स्टार्ट करा ये सब, अपने दोस्तों का अकाउंट ओपन करवाया। कोई ब्रोकर 500 रुपये दे रहा है, तो मैं दोस्त को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे से 200 रुपये ले ले, या 300 ले ले, या 400 भी ले ले, और अकाउंट ओपन करा ले। मेरा 100 रुपये बच रहा है, हम वो बचा रहे हैं, ठीक है। वैसा वैसा करके मेरे पास ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हो गया एक टाइम पे, दोस्त का कर करके। फिर मेरे पास इतना पैसा आ गया कि हम छोटा मोटा ब्रोकर का फ्रेंचाइजी खरीद सकते थे। अब वो ब्रोकर्स मेरे को एडवर्टीजमेंट करना सिखा रहे हैं, मार्केटिंग करना सिखा रहे हैं। सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग ऑल्सो। मैं मार्केटिंग करके और ऑडियंस ला रहा हूँ, उनका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। अब नाउ आई हैव अ फ्रेंचाइजी, ठीक है, जिसमें मैं किसी का भी ब्रोकरेज चार्जेस सेट कर सकता हूँ, एंड मतलब
आई हैड द 80% राइट्स, मतलब बस मेरे को रॉयल्टी आगे देना होता था, बाकी पैसा मेरे पास बच जाता था। नाउ अब मेरे को वहाँ एक चीज़ समझ में आया कि किसी बंदे के पास अगर एक डीमैट अकाउंट है ऑफ सर्टेन कंपनी, सर्टेन ब्रोकरेज फर्म, तो उसके पास वो दूसरा अकाउंट वो नहीं खुला सकता, बट मेरे को अगर उसको अपना कस्टमर बनाना है तो मेरे को उसको दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा। अब मैं क्या करता था कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं ना, वो लोग डायरेक्टली उनसे फ़ोन पे कनेक्ट नहीं होते थे कस्टमर से। मैं उनको ऑफर करता था कि आप मेरे रेफरेंस अकाउंट ओपन कराओ, मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूँगा एनी टाइम। आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या मेरे को कॉल कर दो, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आई एम द वन जो कि आपको सोल्यूशन देगा, ठीक है। सो उससे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ था ऑफर करने के लिए, तो मैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लेता था। जैसे मान लो 20 रुपये ब्रोकरेज हो तो मैंने 25 ले लिया, 30 ले लिया, एंड उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ से मैंने फिर एक ब्रोकर का फ्रेंचाइजी लिया, दूसरे का लिया, तीसरे का लिया। सो अब ऐसा मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स हो गए। सो नाउ इट वॉज नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, इट वॉज अबाउट म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, लोन्स का भी मेरे पास पता चल गया फिर कि लोन कैसे बेच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे बेच सकते हैं, सिक्योरिटीज़ कैसे बेच सकते हैं, तो सब चीज़ का मेरे को नॉलेज हो गया, ठीक है। फिर रिसर्चर्स के सर्विसेज भी बेचना मैंने स्टार्ट कर दिया, जो ब्रोकर का और भी सर्विसेज होता था तो वो सब भी मैंने बेचना स्टार्ट कर लिया आपने। हाँ, तो सब कुछ मतलब उसी के आसपास की जो चीज़ें थी मैंने वो सारा स्टार्ट किया। तो वहाँ से मेरे पास फिर धीरे धीरे कैपिटल आ गया, फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है। बट नाउ दिस टाइम आई वॉज वेरी स्मार्ट, ठीक है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है मेरे को करते हुए, 2 साल ऑलमोस्ट हो गया। सो इस बीच में मैं छोटा मोटा ट्रेड करते रहता था, बट दिस टाइम मेरे को लगा कि नाउ अब हम फिर से अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास इनफ कैपिटल है, मेरे पास एक सिक्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, तो मैंने फिर से किया। मतलब बीच बीच में ट्रेड चलता था बट वैसा नहीं चलता था। फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। अब नाउ मेरे को जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, मेरा इंस्टिंक्ट काम करना स्टार्ट कर गया कि यार ये अगर ये चीज़ हो रहा है ना, सो दिस कैन बी द नेक्स्ट मूव। इंस्टिंक्ट काम करना स्टार्ट कर गया, जैसे कि जो कंसेप्ट्स हैं वो तो है, वो तो मेरे जहन में बैठ चुकी हैं। अब मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स या इंडेक्स का बिहेवियर भी स्टडी कर चुका हूँ, है ना। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। सो आई वॉज वाकिफ ऑफ द रग रग ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स। तो ऐसा हो गया था। अभी वहाँ पे इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न ये सब काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। दिस थिंग इज वर्किंग। सो वहाँ से मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ, वहाँ से मैंने प्रॉफिट करना स्टार्ट किया। सिंस देन आई एम प्रॉफिटेबल एज ऑफ नाउ। इस बीच आपके मेंटोर कौन रहे, कहाँ से आपने सीखा? नो पर्टिकुलर मेंटोर, ओके। लॉसेस वाज माय मेंटोर, नो वन एल्स। ऐसा कोई बंदा मिला ही नहीं मेरे को जो ये जेन्युइन हो। कोई मेरे को ये जो बातें मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मेरे को ये बात कहने वाला कोई था ही नहीं। आज तक किसी ने मेरे को नहीं बोला। ये जो बातें मैं आपके पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, मेरे को ये सब बात कोई बोला ही नहीं आज तक। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस चीज़ है, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ। मेरे को ये सब चीज़ कोई सिखाया नहीं है, नेवर एवर, और कोई भी नहीं सिखाता है। तो हम आपको कह सकते हैं कि आप खुद एक सेल्फ मेड बिलियनियर या मिलियनियर हैं? बोल सकते हैं। आई वॉज अ मिलियनियर एट द एज ऑफ 20 ओनली, बट नेवर मेंशन्ड इन माई बायो। आज भी नहीं लिखे हैं। स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, अभी के समय ये दोनों टर्म काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो हमारे व्यूवर्स को ज़रा इन दोनों के बारे में और इनमें क्या डिफरेंस है ये भी ज़रूर बताइए। स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं हम लोग का जो इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। ऐसा स्टॉक मार्केट हर कंट्री का अलग अलग होता है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज द वेयर वी बाई और ट्रेड स्टॉक्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। वो स्टॉक्स क्या होता है? इक्विटीज़ होती हैं। जैसे कि मेरी कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, अब वो बिजनेस कर रही है, वो बड़ी कंपनी हो गई, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, मतलब काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन हो गया, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का। सो नाउ व्हाट आई डू इज आई लॉन्च अ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ओके। सो नाउ व्हाट आई ऑफर कि मेरी कंपनी का IPO आप खरीदो इस प्राइस पे एंड यू बिकम द इक्विटी होल्डर ऑफ माई कंपनी। मेरी कंपनी का इक्विटी आप होल्ड करो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मेरी कंपनी है, मैंने उसके 100 शेयर्स निकाले, एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत ज़्यादा होता है बट 100 शेयर्स। सो नाउ अगर आप एक शेयर बाय करते हो, सो यू आर नाउ द इक्विटी होल्डर ऑफ माई कंपनी। आप 1% मालिक बन चुके हैं मेरी कंपनी में, ठीक है। अब अगर मेरी कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी जो इक्विटी है उसका वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे इक्विटीज़ को, उस कंपनी के शेयर्स को। सो किसी भी चीज़ का डिमांड अगर बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, एंड किसी भी चीज़ का प्राइस अगर घटता है तो उसका प्राइस घटेगा। सो नाउ इफ माई कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, यू विल बी गेटिंग डिविडेंड्स। डिविडेंड इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ द इक्विटी होल्डर। आप जितना इक्विटी होल्ड करते हो उस पर जितना परसेंटेज प्रॉफिट बनता है आपको वो आपके अकाउंट में हर क्वार्टर में रिसीव होगा। ओके, नाउ यू आर द इक्विटी होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और या तो फिर आप उस चीज को ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी को आपने आज बाई किया कल सेल कर दिया, सो यू आर ट्रेडिंग इक्विटीज ऑफ द कंपनी। सो दैट इज स्टॉक।
उसको हम स्टॉक बोलते हैं, इस मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं. नाउ कम टू फॉरेक्स मार्केट. सो फॉरेक्स इज लाइक फॉरेन एक्सचेंज. नाउ हियर वी ट्रेड करेंसी पेयर्स. हम करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी. ठीक है. सो नाउ यूरो का प्राइस इन टर्म्स ऑफ यूएसडी क्या चल रहा है. सो दैट इज अ करेंसी पेयर, यूरो बाय यूएसडी. सो दैट इज यूरो यूएसडी एंड आई एम ट्रेडिंग विद दैट. अगर यूरो का प्राइस बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ यूएसडी, मतलब जैसे मान लेते हैं एक यूएसडी में $1 में अगर हम 1 यूरो खरीद पा रहे हैं, और अभी मैंने वो करेंसी पेयर बाय कर लिया यूरो यूएसडी. नाउ द प्राइस ऑफ 1 यूरो इज $2. सो मेरा $1 का प्रॉफिट हो गया. गोल्ड का भी होता है, उसका सिंबल होता है XAUUSD. ठीक है. सो द प्राइस ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. गोल्ड का कितना प्राइस है डॉलर्स में. अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो मेरे डॉलर्स बढ़ जाएंगे. ठीक है. मैंने $1 देके गोल्ड खरीदा, अब गोल्ड का प्राइस $2 हो गया. सो आई एम हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ $1. सो दैट इज करेंसी पेयर. हम लोग पेयर में ट्रेड करते हैं. इसमें हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हैं. जैसे मैंने रिलायंस खरीद लिया ₹1000 का, अब रिलायंस हो गया ₹1500 का, तो मेरा प्रॉफिट बन गया. ठीक है. अब मैंने रिलायंस शॉर्ट किया ₹1000 में. ठीक है. रिलायंस आ गया ₹500, तो मेरा ₹500 का प्रॉफिट हो गया. नाउ हियर वी ट्रेड पेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक करेंसी को हम लोग बाय करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी. ठीक है. सो मैंने एक करेंसी बाय किया दूसरे करेंसी को देके, मैंने INR देके डॉलर खरीद लिया. ठीक है. मैंने जैसे अभी INR डॉलर कितना चल रहा है 1993 के आसपास. ठीक है. सो मान लेते हैं कि ₹90 का अभी डॉलर चल रहा है. मैंने ₹90 दिए और डॉलर खरीद लिया. अब नाउ डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है, ₹100 हो जाता है. सो जब हम उस डॉलर को बेचेंगे तो मेरे को ₹100 मिलेगा. सो आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹10. ओके. बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्रिप्टो करेंसी में होता है. फॉरेन करेंसी में. क्रिप्टो इज डिफरेंट थिंग. ओके. क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड होता है. फॉरेक्स में करेंसीज में ट्रेड होता है. जैसे यूरो किसी कंट्री का करेंसी है, वहाँ पे कैश में वो करेंसी चल रहा है. ठीक है. डॉलर किसी का करेंसी है. ठीक है. पाउंड किसी कंट्री का करेंसी वहाँ चल रहा है. INR किसी कंट्री का करेंसी वहाँ पे चल रहा है. दिस इज द लाइक रियल करेंसी, नॉट क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी इज ऑनलाइन करेंसी. यस, वर्चुअल करेंसी और ऑनलाइन करेंसी. दिस इज द फिजिकल करेंसी. बट हम लोग ट्रेड तो ऑनलाइन ही करते हैं, बट उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है. यस, हम लोग उस करेंसी में ट्रेड करते हैं. फॉरेक्स मार्केट अलग है, क्रिप्टो मार्केट अलग है, स्टॉक मार्केट अलग है. आपके पर्सपेक्टिव से कौन सा ट्रेडिंग ज्यादा बेस्ट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग? जैसे कि आप जिस चीज़ के रग रग से वाकिफ हो, आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए. अगर आप स्टॉक मार्केट में आपको पता है, यू नो द प्राइस ये वे, यू शुड ट्रेड इन स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट. अगर आपको फॉरेक्स मार्केट का पता है तो आप उसमें ट्रेड करो. अगर आपको क्रिप्टो का पता है तो आप उसमें ट्रेड करो. आपको किसी भी चीज़ का फैंसी चीज़ देख के नहीं जाना कि ये बहुत फैंसी लग रहा है या अगला ये कर रहा तो मेरे को भी ये करना चाहिए. नो, आपको देखना है कि आपका किस पे ज़्यादा कमांड है, आप किस में ज़्यादा बेटर हो, आपको उस पर करना चाहिए. जैसे कि आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो का बीच में कन्फ्यूजन है, तो आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहिए. ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो न्यू बिगनर्स या ट्रेडर्स मैक्सिमम करते हैं जिनकी वजह से उनको लॉस होता है? सबसे पहला तो उनका अप्रोच, जो उनको लगता है कि आई कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आई वुड मेक दिस अ सोर्स ऑफ इनकम. ये अप्रोच सबसे गलत है. आप इस अप्रोच के साथ जब भी उतरोगे तो 99% केसेस में आप डूब के जाओगे. ठीक है. दूसरी चीज़, पीपल बिकम एग्रेसिव आफ्टर मेकिंग लॉसेस. लॉस रिकवर करने के चक्कर में और वो बड़ा लॉस करते हैं. तीसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार ये हो सकता है, हो सकता है. जैसे कि 10,000 लगा के लाखों कमा सकते हैं. या अगर हम भी ट्रेडिंग स्टार्ट करिए तो मेरे पास भी गाड़ी घोड़ा, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट एंड ऑल लड़कियां रशियन, जर्मन, अमेरिकन, लैटिन होंगी. ऐसा नहीं होता है. आप इमोशनल हो जाते हो उन चीज़ों को लगा, आप उनसे अटैच हो जाते हो. मेरे को ये चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ता, मतलब नहीं, आपको बस पैसे चाहिए. और पैसे के लिए आपका सबसे ईजीएस्ट वे बन जाता है ट्रेडिंग, क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है. आप अभी ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, उसमें पैसे डाल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे, फास्टेस्ट वे टू मेक मनी, ऐसा आपको लगता है, बट इट्स एक्चुअली नॉट. वो आप स्टार्ट कर सकते हो, वैसे आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, बट दिस डजंट मीन कि आप पैसा कमाने लग जाओगे. आप अगर इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हो, सो नेवर. आपके पास ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए. उसके बाद आप उसके हिसाब से आप इस पर रिस्क लो कि आपके पास एक ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम है, उससे आप पैसा कमा रहे हो. आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो तो हर महीना आप 20,000 रुपये का रिस्क ले लो, आपकी मर्जी है ना. अगर आपके खर्चे निकल जा रहे हैं, आप सेव कर ले रहे हो, उसके बाद आपके पास 20,000 फालतू बच जा रहे हैं तो लगाओ फिर. यहाँ पे नहीं बच रहे तो मत लगाओ. आपने 3 पॉइंट्स बताएं, उसमें से एक हम इसको भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एक प्रॉपर नॉलेज होना, जिस स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ पे, हाँ, नॉलेज होना आपका बहुत ज़रूरी है. ठीक है. बट नॉलेज तो जैसे कि मैंने बोला कि आपका टाइम के साथ साथ ही आएगा, आप स्टार्टिंग में नहीं आएगा. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गया ना वो एक तरह से, कि आपने स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट लेके मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा और मेरे पैसे बनने लग जाएंगे. सो दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. बिना नॉलेज के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी लॉस करोगे, और अगर आप नॉलेज के साथ कर रहे हो तो भी हो सकता है कि
लॉस करोगे। जैसे कि मान लो मेरे को गाड़ी चलाना आता है बट स्टिल मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, यस, मेरी डेथ भी हो सकती है। मेरे को गाड़ी अच्छे से चलाना आता है, मैं 10 साल से चला रहा हूँ, स्टिल देयर इज पॉसिबिलिटी। सो इसलिए मैं बोला कि नॉलेज नहीं है तो भी आपके साथ गलत हो सकता है। तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर है तो आप बचा सकते हो खुद को। मतलब इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, आप लॉसेस से बच सकते हो। ठीक है, ये बोलना गलत होगा कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये लोग बोलते हैं कि नॉलेज गेन करो, आप बिना नॉलेज के ट्रेड करते हो तो लॉस होता है, लेकिन नॉलेज रहने के बावजूद आप लॉस कर सकते हो। दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आने वाले 5-10 साल में आप इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? ऑब्वियसली ये ग्रो कर रहा है। एज पर करंट डेटा हर महीने 25,000 करोड़ रुपया इंडियन मार्केट में SIPs के थ्रू पंप हो रहा है। ओनली थ्रू SIPs, मतलब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए 25,000 करोड़ मार्केट में पंप हो रहा है एवरी मंथ। अगर ये पैसा पंप हो रहा है तो आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो या कुछ भी बाय कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल मार्केट में पैसा जा रहा है। सो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट ऊपर जाएगा, आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपका मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाने वाला, यू शुड कीप इन्वेस्टिंग, बट लालच नहीं रखना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ट्रेड व्रेड का फालतू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। इन्वेस्ट करो, यू कैन गो गुड। आप ट्रेड भी कर सकते हो बट उसका कंडीशंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले के कंपैरिजन में आज के टाइम पे नंबर जो है, नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स बढ़ता ही जा रहा है। लोग आने वाले टाइम पे पैसा कमाएंगे और फाइनेंशियल मार्केट में ऑब्वियसली पैसा डालेंगे। मतलब ऐसा होगा कि 99% लोग म्यूचुअल फंड्स में या SIPs में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे और आज भी कर ही रहे हैं। जैसे कि मेरे फादर तो बहुत पहले का टाइम के, बट स्टिल ही इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। आप कोई कंपनी में जब काम भी करते हो तो वो कंपनी, बड़ी कंपनीज आपको सैलरी के साथ साथ कंपनी की इक्विटीज भी देती है ना। आपने सुना होगा कि कंपनी की इक्विटीज भी मिल रही है। सो थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिव, मतलब ये चीजें बढ़ने वाली है। मतलब ग्रोथ आने वाले है, 5-10 साल में या ग्रोथ और है, 10-20 साल में ये काफी ग्रोथ है, ग्रो ग्रोथ करने है, वाला ग्रोथ है, ग्रोथ है। रियल एस्टेट में पहले लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, हो सकता है आने वाले टाइम में रियल एस्टेट से ज्यादा पैसा लोग स्टॉक मार्केट में लगाएं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो भी बिजनेस आप करते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग, जो आप स्पोर्ट्स जिसमें आप परफॉर्म करते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सबसे पहला चीज़ तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ में। दूसरा होता है आपके नीड्स एंड डिज़ायर्स। नीड्स मतलब जो बेसिक नीड्स है, मेरा रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद आते हैं डिज़ायर्स। सो दीज थिंग्स ऑलवेज मोटिवेट यू। आज जैसे मेरे पास पोर्शे है, सो आई नीड अ लैम्बोर्गिनी इन फ्यूचर, मेरे को चाहिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके हैं, पोर्शे में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। सो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी है। और जब भी मैं मतलब पोर्शे लेके निकलता हूँ, मेरे को जो वो फील एक्साइटमेंट होता है ना, दैट पुश मी। ठीक है, मेरे को देता है कि यार ये चीज़ तो है, मज़ा तो आ रहा है। अगर हम इतना साल घिसे हैं तो आज फील तो ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सो दीज आर द मोटिवेशंस। मनी कैन मेक पीपल हैप्पी। मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन। आप उसको खर्च भी करो, सिर्फ इन्वेस्ट मत करो, खर्च करो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप कपड़े खरीदो, बढ़िया एक्सपीरियंस लो, घूमो फिरो, खाओ पियो, फालतू खर्च नहीं करना, बट लिमिट से करो, खर्च करो खुद पे। क्योंकि एट द एंड हम सिर्फ गधा मजदूरी करने नहीं आए इस दुनिया में जी। ये पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो यही करने तो नहीं आए हम ना। अल्टीमेट गोल तो वही होता है कि हम अय्याशी करें, हमारे पास पैसा हो, एंजॉय करें, एंजॉय करें, लाइफ को बेहतरीन एंजॉय करें। तो आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत एंजॉय भी करो, बट लिमिट में करो। यस, वो आपको मोटिवेट कर सकता है। वो जो आप एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो फील करोगे ना, वो आपको पुश करेगा कि मेरे को यार ये फिर से चाहिए, एंड फॉर दैट आई नीड मोर मनी। अपने व्यूअर्स के लिए मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया पे कि ट्रेडिंग से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। नहीं, अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग पे रिलाई करता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मैं ये जानना चाहूँगा, जो पोर्शे या फिर जो भी लग्जरी लाइफ आज आप जी पा रहे हैं, खुद के लिए आपने वो चीज़ें खड़ी कर ली हैं, हम आपको एक सेल्फ मेड मिलीनियर कह पा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे ट्रेडिंग है या आपका ये जो आपने एक बताया साइड बिजनेस वो भी है? सब कुछ है, कोई एक चीज नहीं है, एवरीथिंग। सिर्फ ट्रेडिंग से इस तरह की लग्जरी लाइफ जीना पॉसिबल है? 99% केसेस में नहीं है, नहीं है, नहीं है। 99% केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं है। ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक हार्श ट्रूथ है, ये आप सभी को जरूर देखना और समझना चाहिए। और अगर ये सारी चीजें सिर्फ ट्रेडिंग से पॉसिबल होती तो वही बात है, फिर मुकेश अंबानी जियो फाइबर का तार क्यों बिछा रहा होता उतने सालों से? जी बिल्कुल, है ना, ये एक सोचने वाली बात सोचने वाली बात है। दे हैव द बेस्ट माइंड्स, they have the best sources and everything, still they choose to go for 10-20% and long term things कि बहुत लंबा उनका तो बेस ही बन रहा है सालों से। जियो का टावर बैठाओ, नेटवर्क बैठाओ, सालों से चल रहा है। उनको क्या मिल रहा है उसके अगेंस्ट में? कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग आजकल जो ट्रेडर्स दिखा रहे हैं, जो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, है ना। 5 साल 6 साल आप टावर बिठा रहे हो, वायर बिठा रहे हो, और फिर 10% 20% कमा रहे हो। वो तो दिन में बना रहा है। अगर ये रिलायबल होता तो करते लोग, है ना।
सबसे बड़ा ट्रेडर आज का इंडिया में वही होता है। मुकेश एंड अंबानी। इंडिया में कोई भी टॉप के वेल्दीएस्ट पर्सन में से कोई भी ट्रेडर या स्कैल्पर फॉरेक्स ट्रेडर नहीं आता है, और ना आने वाले टाइम पे आएगा, कभी नहीं आएगा। वो बस इंस्टाग्राम पोस्ट पे आएंगे। क्या आपको रीजन लगता है इसके पीछे, क्योंकि क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि वो फेक करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे को ऐसा लगता है, आई फील पर्सनली कि अनरियलिस्टिक चीज़ वो दिखा रहे हैं, अनरियलिस्टिक चीज़ वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है। होता तो आते ना लोग, अगर तुम दिन में 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, इफ़ यू आर कंपाउंडिंग विद दिस स्पीड, तुम अगले साल दिन का 100 करोड़ भी कमा लो भाई। कैपिटल तो तुम्हारे पास बन जा रहा है, दिन का तुम 1 करोड़ कमा रहे हो, साल में अगर तुम 100 दिन में प्रॉफिटेबल होते तो 100 करोड़ हो जा रहा है। सो नाउ फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यू शुड बी मेकिंग एटलीस्ट 2 करोड़ अ डे, उसका अगले साल 4 करोड़ दिन का, तो 5 साल में आप पहुंच ही जाओगे 5-10 करोड़ दिन का। हाँ, सो यू कैन बीट अंबानी अडानी वेरी इजली और कंपाउंडिंग विद दिस स्पीड। बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर किसी का ग्रोथ इतना है कि वो 1 साल ऐसे मतलब मारुति, टाटा या hyundai में घूम रहा है, अगले साल वो टोयोटा, फोर्ड में आ जा रहा है, फिर तीसरे साल वो BMW में आ जा रहा है, विद द कंपाउंडिंग आप देखो कितना स्पीड हो रहा है। कंपाउंडिंग कितना स्पीड हो रहा है। इस स्पीड से अगर वो कंपाउंडिंग करे तो फिर आप, चलो मैं मानता हूँ अंबानी अडानी को आप बीट ना करवाओ, बट स्टिल आप इंडिया के टॉप रिचेस्ट लिस्ट में तो कहीं ना कहीं तो दिखना ही चाहिए कोई ना कोई ट्रेडर को। इन्वेस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर को, स्कैल्पर्स 1 सेकंड में जो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया को प्रॉफिट कर रहा है स्कैल्पिंग करके, अब बड़ा डील है। व्हाई यू आर नॉट इन द टॉप वेल्दीएस्ट पर्संस? राइट, सोचने वाली बात है। है। सबको ये इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ जो फ्लेक्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके बेसिस पे, उस नॉलेज के बेसिस पे ये चीज को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए कि ट्रेडिंग से ये सब चीज कॉमन सेंस से सोचने वाली चीज है कि हाउ इट इज नॉट पॉसिबल, और इफ दिस इज पॉसिबल तो ये सिनेरियो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आप 1 लाख से 10 लाख पे आ रहे हो तो आप 10 से 1 करोड़ पे आओ, 1 करोड़ से 10 करोड़ पे आओ, 10 करोड़ से 100 पे आओ, 100 से 1000 पे आओ, 1000 से लाख पे। कहाँ लाख करोड़ पे तो आप पहुंच ही जाओगे फिर। क्या अगर आप 1 लाख करोड़ साल का कमा रहे हो, सो यू आर इन द टॉप वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। प्रैक्टिकल अप्रोच देखे तो उन्हें उस लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आप 1000 से स्टार्ट कर रहे हो और अगर आज आप करोड़ पे पहुंच गए हो विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स और ईयर्स, तो आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम देखना चाहेंगे। बहुत बड़ा डील नहीं होना चाहिए उनके लिए, नहीं होना चाहिए। और देखते हैं आने वाले 3-4 साल में कौन पहुंचता है, कौन ट्रेडर्स के ऊपर लूट पाट के सब गायब हो जाएगा। देखते हैं, बाकी अगर कोई पहुंचता है तो वेल एंड गुड। जब हमने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी तो हमने ये नोटिस किया कि आप 1 से ज़्यादा देशों में या कई देशों में आप ट्रैवल कर चुके हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। मेरी एक फर्म है स्टॉकविज एक्सपोर्ट्स, सो आई डील इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एज वेल। सो मैं डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करता हूँ एंड डील भी करता हूँ इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो वही चीज़, अगर ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट होता तो मैं सब्जी नहीं बेच रहा होता। अभी आप फिलहाल कौन कौन सी गाड़ियाँ ओन करते हैं? मेरा खुद का खरीदा हुआ एक टोयोटा फॉर्च्यूनर 2023 में खरीदा हम एट द एज ऑफ 22-23, एंड राइट नाउ आई हैव गॉट अ पोर्शा 718 बॉक्स्टर। सो दीज आर द 2 कार्स, सेल्फ ओन्ड, सेल्फ अर्नड, एक पैसा भी किसी से नहीं लिए हैं, और 2019 के बाद हम आज तक घर से पैसा नहीं लिए। तो अभी और देखते हैं, कार्स अपग्रेड करेंगे आने वाले टाइम पे। जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, काफी लोगों का ये लाइफस्टाइल ड्रीम होता है। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? शायद से ये लाइफस्टाइल मेरा भी ड्रीम था एट द एज ऑफ 15, 16, 17, और शायद से हम एक्सपेक्ट नहीं भी किए होंगे कि हम 23-24 साल के एज में ऐसे फॉर्च्यूनर और पोर्शा दोनों ले लेंगे। बट सपने तो लोग बड़े देखते हैं, बट रियलिस्टिकली अगर सोचा जाए तो मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि हम कर पाएंगे, बट हो गया। सो कर सकता है कोई भी, ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम भी बहुत एवरेज आदमी हैं, आई एम नॉट लाइक वेरी डिफरेंट या बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं है। कर सकते हो। आपको फोकस रहना पड़ेगा किसी एक चीज़ पे लेके, और आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आपको ट्रेडिंग करना है या आपको पोर्शे चाहिए। यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। बहुत अच्छा लगा भी आपसे बात करके और आपके विचारों को जानकर। जो चीज़ें आपने बताई, शायद ही आज के समय सोशल मीडिया में कोई इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात करता है। जितने भी हमने नोटिस किया है, ज़्यादातर लोग अपने कोर्सेज बेचने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो आए, शेयर मार्केट में ऐसा है, शेयर मार्केट में इतना प्रॉफिट है, शेयर मार्केट से अगले साल आप BMW ले लोगे, शेयर मार्केट से आप नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ का घर ले लोगे। लेकिन तो वही चीज़ है ना, कम ऐसे लोग हैं जो इसकी रियलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि यू शुड नो व्हाट यू वांट। आपको ट्रेडिंग करना है या पोर्शा चाहिए या कुछ भी चाहिए। सो आप एक चीज़ को दूसरे से रिलेट मत करो। आपको अगला कन्विंस कर रहा है या बहका रहा है अपनी बातों में कि आपको ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा, बिना ट्रेडिंग किए भी आप वो चीज़ कर सकते हो। राइट, है ना। आप जो भी कर रहे हो ना, हम देख रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो आपको उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग करके मैं आज के टाइम पे 1 रुपये नहीं कमा रहा हूँ, बट देयर आर पावर लिफ्टर्स
जो कि मेरे से 10 गुना या 50 गुना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं पावर लिफ्टिंग करके बिना ट्रेडिंग किए। हमारे व्यूअर्स के लिए और इस यंगस्टर्स के लिए जो हमारा ये शो हमारे पेज को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना बंद करो। ठीक है, आप अगर नॉलेज लेते हो, किसी से मोटिवेशन लेते हो, लाइफ टिप्स लेते हो अपने ग्रोथ के लिए, अच्छी चीज़ है, बट आपको डेविएट नहीं होना है किसी से भी, किसी से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि वो कुछ भी बोल रहा है आप उसको सीधा मान ले रहे हो, जो कि रियलिस्टिक साउंड भी नहीं करता है। आपको सक्सेसफुल होना है तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो आपको उसके टॉप 1% में आना पड़ेगा, वेदर इट्स ट्रेडिंग, इट्स इन्वेस्टिंग, इट्स स्टडीज़, आपका स्पोर्ट हो, पैशन हो, कुछ भी हो, आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा टू अचीव योर ड्रीम लाइफ। डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, अगर आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो बट यू आर एट द टॉप 1% लाइक राज शवानी एंड ऑल, राइट? सो वो पॉडकास्ट करके भी बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं। होप सो कि हम लोग भी एक दिन उस स्टेज तक पहुंचे, अभी या तो उससे हमने ऊपर स्टार्ट भी ही पहुंचे। किया। अगर आप बेस्ट बन जाते हो टॉप 1% में तो सो यू आर, बट हम तो आज नहीं कर रहे हैं पॉडकास्ट, हम तो किसी का पॉडकास्ट नहीं करते, राइट। बट बहुत सारे पॉडकास्टर ऐसे हैं जिनसे अच्छा लाइफ हम जी रहे हैं, और बहुत सारे पॉडकास्टर्स ऐसे भी हैं जो मेरे से अच्छा लाइफ जी रहे हैं, राइट। क्योंकि वो अपने फील्ड में अच्छे हैं, मैं अपने फील्ड में अच्छा हूँ। सो आप कुछ भी कर रहे हो आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा टू अचीव योर ड्रीम लाइफ, दैट इज़ द फैक्ट। बाकी अगर कोई बोलता है कि आपको ये करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, सो वो आपको पर्टिकुलर चीज़ बेचना चाह रहा है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच भैया आपका समय देने के लिए और हमें हमारे साथ इतनी सारी वैल्यूएबल बातें शेयर करने के लिए। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड हम लोग एंड करेंगे और मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटेड एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम एंड जय हिंद। द भोकाल शो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भी बाकी सारे जो वीडियोस हैं उनको भी देखो। रियलिटी को लाते हैं ये लोग सामने और बहुत सारा नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं थ्रू देयर शो, सो सपोर्ट करो। और मेरे को भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और मेरा भी यूट्यूब चैनल है रितेश लिफ्ट्स, वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करो।